तीन स्थितियां, तीन सिचुएशंस, तीन संरचनाएं बताइए। एक कौन सी है? बोलो देखे, बोलो, हिंदी मत बोलो, अंग्रेजी बोलो। इतने दिन हो गए अंग्रेजी पढ़ते हुए अपने को। टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर। दूसरी कौन सी है? डायनेमिक स्ट्रक्चर। तीसरी कौन सी है? साइकोसेक्सुअल स्ट्रक्चर। कितनी स्थिति है? तीन स्थितियां। पहली कौन सी है? टोपोग्राफिकल। इसमें मन की कितनी अवस्थाएं हैं? कौन कौन सी है? और अर्धचेतन। अब दोबारा से हेडिंग लगाओ, ए, स्थलाकृतिक संरचना। अब तीनों को अलग अलग चर्चा करेंगे इन पर, तभी तो सिद्धांत बनेगा ये। दोबारा से हेडिंग लगानी है, ए, स्थलाकृतिक संरचना। और इसमें लिखो क्या? हाँ, वापस तो बोलना ही पड़ेगा। क्या करें नारायण, सबका ध्यान रखना पड़ता है। उपयोगितावाद है हम तो। बेंथम और मील को मानते हैं। बेंथम इंग्लैंड के थे ना, स्टुअर्ट बेन, जॉन बेंथम और स्टुअर्ट मील, उपयोगितावादी सिद्धांत दिया था उन्होंने। उन्होंने कहा ऐसा काम करो जो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करे। लिखो तो, ऑप्शन ए लगा के दोबारा लिखो, स्थलाकृतिक संरचना। लिख लिया क्या? इसमें लिखो, इसके अंतर्गत मन की तीन अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत मन की तीन अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है। नंबर एक लिखो, चेतन मन। या स्टेज ही लिखो नहीं यार, चेतन अवस्था है। चलो कॉन्शियस माइंड लिख लो, या कॉन्शियस स्टेट, एक ही स्टेज यानी अवस्था, स्थिति लिख लो। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। क्या होता है ये? एक बार देखो, देखें, एक बार मैंने चर्चा की थी ना हल्की सी। चेतन क्या होता है, अचेतन क्या होता है और अर्धचेतन क्या होता है। देखो, एक तरफ मैं चेतन की बात करूं, दूसरी तरफ मैं अचेतन की बात करूं, इन दोनों की बात करेंगे हम लोग। चेतन मन आपको पता है तो व्यक्ति की जागृत अवस्था एक नहीं है, व्यक्ति की जागृत अवस्था है। मतलब जो आज आपके सामने उपस्थित अनुभव है, जो वर्तमान में आपके सामने उपस्थित अनुभव है, जिस पर आपका नियंत्रण है, जिस पर आपका नियंत्रण है, वो चेतन है कि नहीं है? भाई आप जानबूझ के कोई कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब आपका उस पर क्या है? नियंत्रण। अच्छा मुझे बताओ, जब वो चीज आपके नियंत्रण में नहीं रहेगी और आंखों से ओझल हो जाएगी, आपके सामने नहीं रहेगी, आपके दिमाग से ओझल हो जाएगी, अचेतन में चली जाएगी, तब वो चीज सामने नहीं होगी ना। बताओ, मैं इसे मन की वास्तविक अवस्था कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? वास्तविक है कि नहीं है? अच्छा मुझे बताओ, इस पर आपका नियंत्रण है या नहीं है? ये तात्कालिक अनुभूतियों से संबंधित है कि नहीं है? अनुभूति समझते हैं क्या आप? अनुभूति किसे कहते हैं हम लोग? अनुभूति को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपीरियंस, अनुभव। सीधा सीधा हो गया। लेकिन हिंदी में अनुभव और अनुभूति दोनों चीजों में थोड़ा सा अंतर है। अनुभूति का मतलब होता है एहसास। क्या होता है? एहसास करना, किसी बात का एहसास करना। अच्छा कई स्थितियों में मैंने बताया भी है, नहीं फिर मैं बताऊं। देखो अनुभूति क्या होती है। आपने दर्शन के बारे में सुना है ना कई बार, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र की यदि चर्चा करें तो यूरोपीय दर्शन है ना,
यूरोपीय दर्शन, एक भारतीय दर्शन। दर्शनों में सुना होगा कभी, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, गीता दर्शन, अलग अलग अपने खूब सारे दर्शन है। अच्छा, भारतीय दर्शन और यूरोपीय दर्शनों में थोड़ा सा अंतर है। वो लोग इंटेलेक्चुअल है, उनको जो दर्शन बता देता है, दर्शन का देखो मूल काम क्या होता है, अपनी आत्मा होती है ना, क्या आत्मा कहाँ है, शरीर में है ना। आत्मा को ऐसा कहते हैं परमात्मा ने, परमात्मा कौन, भगवान, अदर वर्ल्ड, ये दिस वर्ल्ड, दूसरा जगत, वहां परमात्मा है। परमात्मा ने ऐसा कहते हैं कि अपने मनोरंजन के लिए इस पृथ्वी पर कुछ जीवात्माएं फेंकी, ये दर्शन कहते हैं। जीवात्माएं हम, उसको तो केवल मनोरंजन करना था, उसको क्या पता था आगे जाने के बाद रीढ़ की भर्ती नहीं आएगी, कितने परेशान हो जाएंगे हम लोग, उसको इस बात का पता नहीं था। फिर वो तो मनोरंजन कर। अच्छा, क्यों फेंकी? वो फेंकी थी भले कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए। वापस इतने अच्छे कार्य करो कि वापस आपको क्या मिल जाए, परमात्मा मिल जाए। वो रास्ता तब मिलता है जब आप अच्छे कार्य करोगे। ये आत्मा यहाँ आती है और आते ही लोभ, लालच, मोह, माया, नीच, निकृष्टता, कमीनापन, कुत्तापन, इन सब में विलीन हो जाती है, तल्लीन हो जाती है, मस्त हो जाती है, मस्त हो जाती है, चारों ओर से घिर जाती है, अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाती है, उस रास्ते को भूल जाती है जहां, अब वास्तविक उद्देश्य को भूल गई, भटक गई, बहुत सारे उल्टे सीधे काम कर लिए। अब जब इसे याद आता है ना वापस कि वहां जाऊं, तो वो रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि वो रास्ता तो भले काम करोगे तब मिलेगा ना। अब हम ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसा कौन सा मार्ग है, जो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमें ये बता दे कि आत्मा वापस परमात्मा तक जाती है ना, तो उसका रास्ता क्या है। इसके लिए बहुत सारे दर्शन बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति कहता है इधर आ जा और त्रिरत्न अपना ले, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, वो अपना ले। एक कहता है अष्टांगिक मार्ग अपना, अष्टांगिक मार्ग समझते हैं ना, जैन दर्शन अलग कहता है, बौद्ध अलग कहता है, गीता अलग कहती है। बहुत सारे दर्शन अलग अलग बातें बताते हैं, अपने अपने तरीके बताते हैं, अप्रोच बताते हैं। अब आप सोच के देखिएगा, जब वो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाती है, मतलब उन सारी चीजों को धोखे फेंक देती है साइड में, वास्तविक स्वरूप को पहचानती है, तब वो आत्मा परमात्मा के समान होती है कि नहीं होती है। उसे हम लोग कहते हैं मोक्ष मिलना, उसे हम लोग क्या कहते हैं। अब सोच के देखिए, यूरोपीय जो दार्शनिक हुए हैं ना, वो सिर्फ ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से ये काम करोगे ना आप तो मिल जाएगी। वो लोग मान लेते हैं, वो कहते हैं हाँ आत्मा परमात्मा से मिलती है, ये करने से मिलती है। भारतीय लोग कहते हैं ना, पहले हम एहसास करा के बताओ, ऐसे नहीं मानेंगे कि आत्मा परमात्मा से मिलती है क्या, ऐसे नहीं मान जाएंगे हम कि आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। एहसास क्या होता है फिर? अच्छा, एहसास मैं सीधा सीधा समझा रहा था आपको, एहसास क्या होता है, अनुभूति क्या होती है। अब यहाँ खड़े हैं सामने, कहाँ, गीता भवन के सामने, टेम्पो का इंतजार कर रहे हैं। उधर से एक बहुत तेज 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 बाइक आती है, बुलेट आ रही है। क्या आ रही है? बुलेट। देखो मैं कई बार कहता हूँ इस बारे में, कई बार अनुभूतियां बताता हूँ आपको। बुलेट पर एक लड़का चला रहा है, पीछे एक लड़की बैठी है, तेज गति से आपके ठीक नजदीक से गुजरी वो बाइक। उस लड़की का दुपट्टा आपके चेहरे को स्पर्श करते हुए निकला। आपने कहा वाह, ये अनुभूति है। ये क्या है? आपका एहसास है। आप जो कुछ भी एहसास कर पा रहे हैं ना वर्तमान स्थिति में, वो सारा का सारा चेतन है आपका। वो सारा का सारा क्या है? चेतन। आप वर्तमान स्थिति में जो कुछ भी एहसास कर पा रहे हैं, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं एक्सपीरियंस ज्ञानात्मक है, एक्सपीरियंस भावात्मक भी हो सकता है, एक्सपीरियंस क्रियात्मक भी हो सकता है। तीनों घटकों के माध्यम से जो भी अनुभूति ले रहे हैं ना, वो अनुभूति क्या है? चेतन है। लेकिन कैसी? तात्कालिक। अभी जो ले रहे हैं वो आपके नियंत्रण में है, और वो कैसी है? चेतन। इसका मतलब इसमें वर्तमान की जितनी भी अनुभूतियां ना, उनको सम्मिलित किया जाता है, तात्कालिक अनुभूतियों को सम्मिलित किया जाता है। मुझे बताओ, वर्तमान की अनुभूतियों को इसमें आप लोग सम्मिलित करेंगे। मुझे एक बात बता दो कि ये चीजें आपने अभी अनुभूति ली है ना, इस अनुभूति को धीरे 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 आप भूल जाएंगे कि नहीं भूल जाएंगे? भूलने का मतलब आप कहाँ भेज दी आपने? अचेतन में भेज दी। वो कहाँ ऐसा स्टोर हो रही है? अचेतन में। तो मुझे बताइए, मन में बड़ा तो अचेतन होगा कि नहीं होगा? चेतन तो कितना होगा?
इतना सा होगा, छोटा सा, और बहुत बड़ा भंडार किसका होगा? अचेतन का होगा। मुझे बताइए, ये पूरे मन का 1/10 भाग होता है कि नहीं होता है? छोटा सा भाग होता है। तात्कालिक अनुभूति कहते हैं इसे, तात्कालिक अनुभवों का संगठन कहते हैं। हम लोग इसे कहते हैं नियंत्रण में होती है। वास्तविक अवस्था होती है व्यक्ति की, कौन सी अवस्था होती है? जागृत अवस्था। ये जागृत का मतलब जागना नहीं है। आप अभी नींद ले रहे हैं ना, नींद, और फिर भी उसमें कोई एहसास कर रहे हैं ना, कोई अनुभूति कर रहे हैं, वो भी चेतन में आएगा। बात समझ रहे हैं ना? जागना और सोने से मतलब नहीं है। जागृत का मतलब है आपके नियंत्रण में है। आपके क्या है? नियंत्रण में है। आप उनमें बदलाव कर सकते हैं। अभी तो आपके नियंत्रण में है, लेकिन वो अचेतन में चला जाएगा ना, तब आप लोग बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसके ठीक विपरीत अचेतन जो अवस्था होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सुषुप्त अवस्था। क्या बोलते हैं? सुषुप्त अवस्था। मतलब अब यह आपके अवास्तविक है। क्या है? अवास्तविक अवस्था बन जाती है। कौन सी अवस्था बन जाती है? अवास्तविक। क्या आपके नियंत्रण में होती है? क्या नहीं होता है नियंत्रण में। क्या सम्मिलित किया जाता है इसमें? तो इसमें आपके दुखद अनुभव, क्या दुखद अनुभव, दुखद बातें, ये लिखते हैं सीधे सीधे। इसमें आपके कटु अनुभूतियां, मतलब ऐसे एक्सपीरियंस जो आपके जीवन में नहीं होते तो ठीक रहते, ऐसे एक्सपीरियंस, कटु अनुभूतियां, मतलब जिन भी इच्छाओं पूर्ति नहीं हो भाई, ये वो दमित इच्छाएं हैं। मैं कहूंगा एक शब्द में इसको मैं ये कह दूंगा, इसमें समस्त 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 पूर्वानुभव, समस्त पूर्वानुभव, चाहे वो भले ही दुखद है या सुखद है, सभी पूर्वानुभव कहां भेज दिए जाते हैं? अचेतन में भेज दिए जाते हैं। लेकिन जो सुखद अनुभव होते हैं ना, वो जाके शांत हो जाते हैं। और दुखद अनुभव होते हैं ना, वो जब वो सिचुएशन वापस बनती है ना कभी भी आपके जीवन में, तो उस समय धीरे से वापस अचेतन से फटकारा लगाते हैं और कहाँ आ जाते हैं? चेतन में। और चेतन में आते ही आपके तनाव, दबाव, सब कुछ, दुश्चिंता उत्पन्न होती है ना, एंजाइटी उत्पन्न होती है, और आप तनाव में आ जाते हैं, आपका समायोजन बिगड़ता है। और आप याद करके देखो, कई बार यदि सुखद अनुभव आता है ना, कितनी अच्छी फील आती है। सुखद अनुभव यदि आपके पीछे से याद आता है ना, आपका विवाह हुए 10 साल हो गए हो, उसके बाद आप किसी के विवाह में जाओ और फेरे खाते देखो, आपको अपने विवाह की याद आएगी कि नहीं आएगी? कैसा अनुभव होगा? हैं? अब देखो, कुछ लोगों के लिए सुखद भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए दुखद भी हो सकता है। दोनों स्थितियां बन सकती है कि नहीं बन सकती है? होते सारे अनुभव है इसके अंतर्गत। लेकिन सिगमंड फ्राइड क्या कहता है? सिगमंड फ्राइड कहता है कि सुखद अनुभवों को तो कोई भी व्यक्त कर देगा, उसे पूछोगे नहीं ना, फिर भी वो उनको याद रखेगा, याद करके कह देगा मैं एक बार ऐसे किया, मैंने एक बार ऐसे किया। लेकिन दुखद अनुभव होगी ना, दमित इच्छाएं होगी ना, कटु अनुभूतियां, उनको कोई नहीं बताएगा कि एक बार मैंने उद्दीपक को ओवरटेक करने का प्रयास किया था, मुझे 2-4 चप्पलें पड़ी थी। कोई नहीं बताएगा, उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। और उसको बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए सिगमंड फ्राइड ने सर्वाधिक बल अचेतन की दमित इच्छाओं, कटु अनुभूतियों और दुखद बातों पर दिया है। उसने कहा कि ये बाहर निकलवाओ, तब व्यक्ति के, क्योंकि व्यक्ति में ज्यादा मानसिक रोग क्यों होते हैं, व्यक्ति पागल क्यों होता है? अचेतन में ऐसी बहुत कटु अनुभूतियां चली गई हो, जो वापस रह रहे के चेतन में आ रही हो, ज्यादा आने लग जाए ना, तो फिर व्यक्ति को वो क्या कर देती है? विचलित कर देती है, पागल कर देती है। इसलिए पता लगाओ उनका क्या लगाओ? पता। और पता लग जाए तो फिर उसको समझाओ, उसको कहो तू घबरा मत, देख मैं तो 3-4 चप्पल में काम हो गया था, मुझे तो सबने मिलके पीटा था, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको समझाओ ताकि उसको थोड़ा सा क्या हो, वापस डाउन हो, वो समायोजन बढ़ा सके। बात समझ पा रहे हो ना? एक तो चेतन और एक क्या है? अचेतन। ये बड़ा भंडार होता है कि नहीं होता है? बड़ा भंडार होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? 9/10 भाग होगा। इन दोनों के बीच की एक स्टेज होती है जिसे बोलते हैं अर्धचेतन। क्या बोलते हैं? अर्धचेतन। कई बार ये दोनों के बीच में किसका काम करती है? कड़ी का काम करती है, दोनों को जोड़ने का काम करती है। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि व्यक्ति याद की हुई बातों को अचानक से भूल जाता है, अटक जाता है, या वो सामने नहीं आ रही है, हकला जाता है, कहता है यार ये कहाँ का था, ये सिगमंड फ्राइड कहाँ का था, ये अरे सिगमंड फ्राइड यार पहला अक्षर बता दे, पहला अक्षर बता दे। पहला अक्षर वो कहता है
वियन्ना का था। ये वियन्ना अब तक कहां पड़ा था? अर्ध चेतन में पड़ा था, मतलब न चेतन में बचा था और न चेतन में आया था। बात समझ पा रहे हैं ना मेरी? तो अर्ध चेतन दोनों के बीच की क्या होती है? कड़ी होती है। तीन अवस्थाएं समझ जाएंगे ना। आपका नियंत्रण किस पर है? चेतन पर। किस पर नहीं है? अब ये मत कहना कि ये बात चेतन की है या चेतन की है। ध्यान रखना, जिस बात पर नियंत्रण होना, मान लेना कि अब मैं चेतन अवस्था में हूं, और जिस बात पर आपका नियंत्रण नहीं हो वो कौन सी है? अचेतन। जैसे ही वो बात याद आ गई, आपका नियंत्रण हो गया तो चेतन में हो गई। ये फिक्स नहीं किया जा सकता है कि वहां चली गई तो ये बात अचेतन की हो गई, फिर इसको मैं नहीं रखूंगा। नहीं, रखनी पड़ेगी। यदि वो लौट के वापस चेतन में आई है ना आपके ध्यान में, तो उस बात पर आपका नियंत्रण हो गया। तो वापस कहां हो गई? किसकी हो गई? वो अचेतन की, चेतन की हो गई। समझ पा रहे हैं? लिखो तीनों स्थितियां। विक्रम, इसका आंसर बता भाई। पढ़ने से नौकरी लगती है या बहुत पढ़ने से? सिलेबस का कितने प्रतिशत तैयार करके नौकरी लगा जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत गजब का क्वेश्चन। सिलेबस एक सब्जेक्ट की तो बात नहीं कर रहे हैं ना, सभी सब्जेक्टों की। सिलेबस के 98% बिंदु कम से कम तैयार होंगे, तब नौकरी लगा जा सकता है। 98%। कितने? तो मैं फिर 2 को पीछे क्यों रखूं? नहीं रखने ना। सिलेबस का 100% तैयार होना जरूरी है, आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, सिलेबस का कितना? 100%। पढ़ने से नौकरी लगती है, बहुत पढ़ने से? पढ़ने से नौकरी लगती है। बहुत पढ़ने से यह आवश्यक नहीं है कि नौकरी लग जाए, और पढ़ने से यह आवश्यक नहीं है कि नौकरी ना लगे। बात समझ पा रहे ना? स्मार्ट पढ़ने से, अच्छा पढ़ने से नौकरी लगती है। क्या पढ़ें? क्या पढ़ें? मोटिवेशन अंतर ध्यान केंद्र करने से ध्यान केंद्रित हो सकता है, या मेडिटेशन कैसे करें? अच्छा, मेडिटेशन की पूछ रहे हैं। मेडिटेशन अंतर ध्यान करने से ध्यान केंद्रित हो सकता है क्या? मेडिटेशन कैसे करें? जरूर होता है। इन बातों का फर्क पड़ता है। आप मेडिटेशन करेंगे ना, जरूर फर्क पड़ता है। लेकिन देखो, मेरे पास इसका 1% अनुभव नहीं है। मेरे पास इसका 1%, क्योंकि मैं थोड़ा सा मानता हूं कि मैं थोड़ा सा ADHD में आता हूं, हल्का सा अपने आप को मानता हूं। पता नहीं आता हूं कि नहीं आता हूं ADHD में। इसलिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है, और मेरा दिल ये नहीं कहता है कि यार शांतिपूर्वक 2-5 मिनट बैठ जाए एक जगह। बैठा ही नहीं जा सकता। हाँ, शांतिपूर्वक नहीं बैठा जा सकता मुझसे। कोई ना कोई काम करूंगा। अब मेडिटेशन एक दिन का काम हो तो भी बैठ जाऊं ऐसे करके प्रार्थना में, रोजाना कैसे बैठा जाए? कहते हैं कि मेडिटेशन करने से एकाग्रता आती है। ध्यान करने से क्या होती है? एकाग्रता। लेकिन मैं बताऊं ना, ध्यान कैसे करें? किसी विचार का बार बार आने से कोई मानसिक बीमारी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। किसी विचार के बार बार आने से मानसिक बीमारी हो सकती है। एक तो एकाग्रता भंग होती है, एक मूड खराब होता है, पढ़ाई में बाधा आती है, एक आप उखड़े उखड़े से लगते हो, समायोजित नहीं रहते हो, अब डिपेंड करता है कि वो मानसिक विचार कितना गहरा है। डिपेंड ये करता है कि मानसिक विचार, यदि कोई छोटा मोटा है ना, ये प्यार प्रेम वाला चक्कर है, तो कोई विशेष बात नहीं है। हाँ, कोई विशेष बात नहीं है। ये जीवन में चलते रहते हैं, होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इनसे ज्यादा लोड नहीं लेते हैं। वो चूंकि आज आपको लग रहा है कि बस ये हो गया, ब्रेकअप हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ना है। 5-10 साल बाद में हंसोगे आप इस बात पर, आप अपने आप की बात पर, बोले मैं इतना मूर्ख था क्या जो मैं उस टाइम में मेरी पढ़ाई खराब कर रहा था। ये तो नॉर्मल बातें हैं, कॉमन सेंस की बातें हैं। और इनके उचित उपाय क्या है? उचित उपाय ये कि जो समस्या सामने आ रही है, समस्या का समाधान करो भाई। या तो खुद भूल जाओ,
और या फिर बोलने नहीं दिया जा रहा है। समस्या यह होती है, समस्या क्या होती है? बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने एक बार पहले बताया था कि किस में संवेगात्मक बुद्धि ज्यादा होती है। संवेगात्मक बुद्धि किस में ज्यादा होती है? महिलाओं में ज्यादा होती है पुरुषों की बजाय। और संवेगात्मक बुद्धि द्वारा किया गया कार्य जब तक वो कार्य समाप्त नहीं होता है, जब तक कि उसे लक्ष्य नहीं मिल जाए, टारगेट नहीं मिल जाए। इसलिए आप लोग दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, महिलाएं दिल से ज्यादा सोचती है। संवेगात्मक बुद्धि दिल से सोचने की युक्ति है, संवेग बुद्धि लब्धि दिमाग से सोचने की युक्ति है। नौकरी दिमाग से सोचने से लगती है, दिल से नहीं लगती है। नौकरी की बात कर रहा हूं मैं, किसी काम में सफल की बात नहीं कर रहा हूं, नौकरी की। इसलिए देखो, ये तो अपने स्तर पे विचारना पड़ेगा। भाई मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसका, यदि मानसिक बीमारी इस प्रकार की है तो ज्यादा बड़ी नहीं मानता हूं मैं। मानसिक बीमारी ये हो ना कि आगे चलकर उस कारण ने आपके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया हो, कि हो सके उसकी वजह से बहुत बड़ी घटना घटित हो जाए, बहुत बड़ी घटना घटित हो जाए, तो भी मेरे ख्याल से 2-4 आसपास के लोगों से लेकिन समझौता करवा लेना चाहिए। समझौता ही जीवन है। और बाकी उचित उपाय कुछ नहीं है। ध्यान व्यान करना, देखो मुझे तो आता नहीं है मेडिटेशन करना। मैंने कभी मेडिटेशन नहीं किया है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, वक्त नहीं मिल पाया है। मेडिटेशन मैं तो किताब का ही करता था। जब भी मेडिटेशन की इच्छा होती थी ना, 3 पेज ये दिमाग में ले लिया, ये 3 पेज, फिर उनको रटता था अकेला होकर, जोर जोर से बोल बोल के रटता था। ये चेतन मन जागृत होता है, ये वास्तविक होता है, ये नियंत्रण होता है, ये तात्कालिक अनुभूति होती है, ये तात्कालिक मेमोरी होती है, ये 1/10 भाग होता है। इसको 20 बार रट लेता था। ये भी मेडिटेशन है। एक चीज पर ध्यान लगाना ही तो मेडिटेशन है। ध्यान को एक जगह केंद्रित करना ही तो मेडिटेशन है। पढ़ने से अच्छा मेडिटेशन कोई नहीं है। क्या समझ नहीं रहे? समझा हुआ तो है, समझा हुआ तो है, रटना है आपको। सारा समझा दिया मैंने। 4-5 पेज पढ़ लिए, वो पढ़े नहीं, वो तो आपने रिवीजन किया है उनका। देखो मैं तो मेरा तरीका जानता हूं। मेरा तरीका ये होता है कि मैं टीचर से पढ़ के गया, यहां पढ़ लिया मैंने, पढ़ने के बाद मैं रूम पर गया। अब मुझे जब भी टाइम मिला ना, मैंने जैसे एक एक चीज उठाई कि भाई ये एक इस्तेलाह करते एक संरचना उठाई। संरचना उठा के इन तीनों को मैंने ढंग से रटा। पहले तो रटने के बाद मैंने लिखा। ऐसे पूरा का पूरा नहीं लिखा, इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं। उसके बाद में जैसे मान लीजिए मैंने इधर लिख दिया चेतन मन, फिर उसके थोड़ी जगह खाली छोड़ दी, फिर उसको याद करके लिख रहा हूं वास्तविक, जागृत, तात्कालिक अनुभूतियां, 1/10 भाग, ये जो 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 इसकी विशेषताएं वो लिख रहा हूं। ऐसे ही लिख रहा हूं अचेतन, ऐसे ही लिख रहा हूं अचेतन। फिर उसको वापस उससे मिलान करता हूं, कौन सा बिंदु भूला हूं, कौन सा बिंदु भूला हूं, उसको फिर वापस लिख लिया। फिर एक बार उसको रट लिया ढंग से, अब लग गया ना कि पूरा हो गया, चाहे टाइम कितना ही लगा हो उसमें। अब उसको मैं कम से कम लगातार 10 दिन तक 1 मिनट या 2 मिनट का समय जरूर दिया मैंने। टाइम इतना ही लगता है, 1 मिनट या 2 मिनट में इसको फिर रिकॉल करता गया मैं। 10 दिन तक लगातार 1 मिनट 2 मिनट का समय दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं 5 दिन 7 दिन 10 दिन बाद में इसको 1-1 2-2 मिनट का समय देता जाता था। जब तक मैं इस तरह से आगे चलता था ना, पूरा रजिस्टर तैयार कर लेता था, कंप्लीट रजिस्टर तैयार कर लिया। अब मुझे ऐसा लगा कि अब कोई डाउट नहीं है मुझे, कहीं से भी उठाकर कुछ भी पूछ ले। मतलब मैं इस तरह से तैयार कर लिया कि अब मैं पढ़ाऊंगा इसको। अब इस तरह से तैयार हो गया। मैं पढ़ने वाले की बात बता रहा हूं। अब आप क्या करेंगे, दूसरी अगली स्टेज में जब ये तैयार कर लिया तो फिर आप लाएंगे क्वेश्चन। और क्वेश्चन हिलोरे नहीं, कौन से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए। आपने क्वेश्चन हल किए। क्वेश्चन में आपको कहां समस्या आ रही है, फैक्ट में समस्या आ रही है, फैक्ट की वजह से गलत हो रहा है या कॉन्सेप्ट की वजह से गलत हो रहा है। आपको लगा कि फैक्ट की वजह से हो रहा है तो दोबारा रटो उसको, फैक्ट तो सुधर जाएगा। आपको लगा कि कॉन्सेप्ट की वजह से गलत हो रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को आप किसी दूसरे किताब से, यूट्यूब से, कहीं से भी सारा लेके एक बार दोबारा समझ सकते हो। और नहीं तो आपके सामने ये वीडियो पड़ा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को निकाला, दोबारा उसको समझ लिया, फिर समझ में आ गया, तैयार पड़ा है। एक एक सब्जेक्ट की जगह 5-5 7-7 10-10 सब्जेक्ट तैयार हो गए। अब आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लगेगा मेरा सब्जेक्ट तैयार है। ये
ऐसा यदि आप प्रत्येक लिखाए हुए नोट्स के साथ कर लोगे ना, सिलेक्शन तो यहां पर हो जाएगा, सिलेक्शन तो कोई नहीं रोकेगा। अब आपको रैंक चाहिए तो आपके पास समय है तो आप इससे आगे बढ़ जाओ, लेकिन एक स्टूडेंट के पास समय नहीं होता है। जो मैंने बताया ना, उस तरीके से पढ़ोगे ना तो फिर आपके पास आगे समय होगा ही नहीं, आपसे वो भी सारी चीजें मुश्किल से हो पाएगी। फिर लास्ट में समेटते समेटते एक सब्जेक्ट की ऐसी हालत बना दो कि आपको लगे कि उस सब्जेक्ट को मैं 1 घंटे में पूरा दिमाग से निकाल सकता हूं, लास्ट में जाते जाते आधे घंटे में, लास्ट में पूरे कोर्स को, पूरे सिलेबस को आपने मोटा मोटा देखा ना लास्ट में, तो उसको मैं 2 घंटे में या 3 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकता हूं। मैटर फिक्स करना होता है पहले कि यही पढ़ेंगे। इतनी सारी किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा और कभी नहीं होगा जीवन में, कुछ नहीं कभी नहीं होगा। 15 साल लग जाएंगे नौकरी लगते लगते। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में क्या संबंध है? अभिप्रेरित होंगे ना तो समस्या समाधान जल्दी कर लेंगे, अभिप्रेरित नहीं होंगे ना तो समस्या एक बार समाधान नहीं हुआ ना फिर कहेंगे तुड़े लगा रहे बड़बादे कौन करा। गणित का सवाल कर रहे हो, मोटिवेट होना तो उस सवाल को 15 तरीके से निकाल के हल निकाल लोगे, और यदि मान लो आप मोटिवेट नहीं हो तो एक बार में गलत हो गया ना फिर कहेंगे मूड खराब हो गया यार, दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं। यही फर्क है। सामान्यतः लड़कियों के दिमाग का वजन लड़कों से कम होता है, ऐसा क्यों? ये इनकी शारीरिक बनावट है, लेकिन दिमाग का वजन ये नहीं बताता है कि आईक्यू कम है या ज़्यादा है। दिमाग का वजन ये नहीं बताएगा। हो गया। मेडिटेशन अपने काम का नहीं भाई, मैं तो मेडिटेशन पढ़ाई को ही मानता हूँ। अकेले हो जाओ, खूब रटो, वही मेडिटेशन हो जाएगा। उससे आगे आगे दिमाग शार्प होता जाएगा, बहुत शार्प होता जाएगा। आज 2 घंटे में आपने केवल 25 लाइन रटी है ना, तो कल 2 घंटे में आप 26 लाइन रट पाओगे। ये शब्द बहुत बुरा है। यदि भला आदमी इस वीडियो को देख के प्रचारित कर देगा ना कि ये टीचर रटने के बारे में कह रहे हैं, सब कहेंगे टीचर बहुत घटिया है, बहुत घटिया टीचर है, रटने के बारे में कह रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। वास्तविकता ये सिलेक्शन नहीं होगा। जब मैं कल इसके क्वेश्चन लेकर आऊँगा ना, कंफ्यूज इस बात में नहीं होंगे। आज मैंने 2nd ग्रेड वाला क्वेश्चन करवाए तो वो जैसे उस क्वेश्चन में वो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं है कि 16 PFI में कितने कारक है, वो एक एक बता दिए। 15 कारक व्यक्तित्व के, 1 कारक बुद्धि का, पूरा बता दिया। अगले ने सवाल सिर्फ इतना ही पूछा कि ये चेतन मन का है कि अचेतन मन का है, किसका मापन करता है? निम्न में से कौन सा, नीचे तकनीकें लिखी, निम्न में से कौन सी तकनीक अचेतन से संबंधित नहीं है? 16 PF किसका करता है? चेतन या अचेतन? चेतन का। और बताऊं? है चेतन का। बात ये है ना, चीज तो ये याद रखनी है आपको। ये याद थोड़ी रखनी है वो बुद्धि के 15 कारक कौन से थे, व्यक्तित्व के 15 कारक कौन से थे। यह याद रखना है कि वो प्रश्नावली इन्वेंट्री में आ रहा था, प्रश्नावली इन्वेंट्री अप्रक्षेपी विधियों में आ रही थी, अप्रक्षेपी विधि चेतन मन का अध्ययन कर रही थी। ऊपर वाली चीजें ध्यान रखनी है, वर्टिकल नहीं चलना है, हॉरिजॉन्टल चलना है। बहुत आ रहा है रे गुरुजी। रटा मारने से अचानक उस टॉपिक को किसी ट्रिक से जोड़कर पढ़े, ज़्यादा समय तक याद रहता है और जल्दी याद भी होता है। जैसे 38 धाराओं को 4 घंटे की ट्रिक की सहायता से याद करना। देखो, इस बात पे अपना अपना विश्वास होता है। मुझे 0 विश्वास है इस ट्रिक पे, मुझे ट्रिक पे 0 विश्वास। 0 विश्वास इसलिए, हाँ, कई जगह काम आती है ट्रिक, कई जगह। जैसे आपको सेम चीजें हो गई ना तो फिर आप उनको अटका कर रखते हो, लेकिन उस ट्रिक में बहुत बड़ी बातें मत ले जाइएगा ना। नहीं तो पहले ट्रिक को याद करना पड़ेगा, फिर उस ट्रिक के अर्थ को याद करना पड़ेगा, और फिर वो चीज याद होगी उसको। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था ना, मैस्लो, मोज या मेज, उसके प्रकार। मैस्लो जन्मजात, थोस यानी थॉमसन और स्वाभाविक। इस तरह से आपने तो हल्का सा ट्रिक्स दिमाग में काम लेनी है, ट्रिक्स अपने आप बन जाएगी पढ़ने लग जाओगे तो। और ये स्मार्ट स्टडी होती है कि आप बहुत सारी किताबों को नहीं पढ़कर एक ही किताब को 1000 बार पढ़ रहे। पहले कंटेंट मैटर तैयार किया, कौन सा मुझे पढ़ना है, फिर उसको तैयार किया पूरा एक एक। देखिए मैं उदाहरण से बताऊं ना आपको, 2010 से लेकर
2023 तक सेकंड ग्रेड के जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, आज का उदाहरण बता रहा हूं मैं, उनमें सेकंड ग्रेड के जितने पेपर हुए हैं उनके हार्ड मुख्य क्वेश्चन, मतलब जो बहुत इजी था ना उनको छोड़ दिया, जो थोड़ा सा भी हार्ड लगा ना, ऐसे 200 क्वेश्चन आज मैं पेपर में लेकर गया उन सेकंड ग्रेड वाले बच्चों के लिए। जो छोड़ के गया हूं ना, मान लीजिए वो तो निश्चित रूप से ही आ रहा है, कोई समस्या ही नहीं है, सीधा सीधा पूछ लिया साइकी का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान किन 2 शब्दों से बना है, वो 200 क्वेश्चन लेके गया। उनके रजिस्टर के नोट से उनका थोड़ा सिलेबस चेंज है, 2-4 बातें उनको ज़्यादा बतानी पड़ती है, अभिवर्तीन, अभियोग्यतान, रुचिन, उन पर थोड़ी डिटेल चर्चा करनी है। उन 200 में से 195 सवाल ऐसे थे जो उस रजिस्टर में से एक बंदा आराम से हल कर सके। 200 में से 195, उन 195 से में 150 सवाल ऐसे थे जो रट्टा मार के सही कर सके, जो क्या कर सके, रट्टा मार के, और 45 सवाल ऐसे थे जो इस क्लास की बकवास है ना, उस बकवास में से हल होता है, नोट्स में से हल नहीं होता है। यदि जागरूक स्टूडेंट है तो 195 सवाल करता है। 195 का मतलब मेरिट कितनी है, 97.50%। एवरेज हुआ कि नहीं हुआ आपका? किसी भी सेकंड ग्रेड की मेरिट 80% से ऊपर नहीं गई, किसी भी सेकंड ग्रेड की आज तक की मेरिट कितनी नहीं गई, 80% से ऊपर। फिर भी आपको इजाजत दे रहा है, वो कह रहा है 40 सवाल गलत ठोक दो ना, उसमें से 100 किसमें 200 में से 40 सवाल गलत ठोक दो ना, फिर भी आपका सिलेक्शन हो रहा है, फिर भी सिलेक्शन हो रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि अब अचानक से हमारे यहाँ पर कोई राजस्थान में बहुत साइकोलॉजिस्ट हायर कर लेंगे कहीं से और कोई बहुत बहुत गहरा पेपर दे देंगे, और दे देंगे ना तो ये मेरा दावा है राजस्थान में और कोई नहीं कर पाएगा। राजस्थान में कोई भी कर पाएगा ना, कोई भी, उससे आप एक सवाल ज्यादा निश्चित रूप से करोगे, ज्यादा नहीं करोगे ना तो बराबर तो कर पाओगे, आप नेगेटिव में कभी भी नहीं जाओगे। आप हल नहीं कर पा रहे हैं ना, मतलब राजस्थान का कोई भी बच्चा हल नहीं कर पा रहा है, इससे बाहर कुछ नहीं है। समझना जरूरी है। क्या जरूरी है? समझना। जैसे एक सवाल दूं मैं आपको, एक सवाल दिया, एक बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है और वह अतिरिक्त मेहनत करके कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपण की तकनीक को काम में ले रहा है? किसको? क्षतिपूर्ति। अब अपने बाप का राज नहीं था, क्योंकि क्षतिपूर्ति ऑप्शन में नहीं था, क्षतिपूर्ति ऑप्शन में नहीं था। अब यहां काम आती है बकवास, यहां पर वो काम नहीं आएगी। वहां पर ओमार शीट में लिख नहीं पाओगे कि हमने 15,000 रुपए फीस दी थी, उत्कर्ष ने कोचिंग ढंग नहीं करवाई और उस टीचर ने तो हमें क्षतिपूर्ति बताया इसलिए उसमें क्षतिपूर्ति लिख के दें, नहीं देगा वो। उसमें 4 ऑप्शन जो दिए हुए थे ना, उनमें से आपको छांटना है सबसे अच्छा कौन सा होगा। सबसे अच्छा था उदात्तीकरण, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब है एक क्षेत्र की ऊर्जा जो नेगेटिव क्षेत्र की है उसको किस में लगा दो, दूसरे क्षेत्र में लगा दो। उसमें से छांटना था अपने को, अब समझना था। अब ये चीजें लिखी हुई कहीं नहीं मिलेगी, ये चीजें कहीं भी लिखी हुई नहीं मिलेगी। अगला अपनी मर्जी होगी ना, उस हिसाब से सवाल बनाएगा। और मनोविज्ञान का तो ये नियम है, चारों ऑप्शन सही होंगे। जैसे दुनिया का नियम है ना, सभी व्यक्ति गलत है लेकिन सही वो है जो कम गलत है। दुनिया में सही कौन है? जो कम गलत है। मनोविज्ञान का नियम है चारों ऑप्शन सही होंगे, आपको छांटना होगा कौन सा ज्यादा सही है। और ऐसे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। सर अभिप्रेरणा व समस्या समाधान में सहसंबंध का अंतर, कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब क्या है ये? कहाँ आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें? हाँ, तो ऑप्शन में क्या माना है? कोई संबंध नहीं है। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान मैंने तो अपने वे में बताई है ना, कि आप मोटिवेट होंगे तो समस्या समाधान अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप कितने ही मोटिवेट हो, समस्या समाधान आपको मिले ही। मोटिवेशन नहीं मिलता है, नॉलेज से मिलता है। लेकिन मोटिवेट हो तो समस्या समाधान के लिए आप प्रयास 5 बार जरूर कर पाएंगे, 7 बार कर देंगे, 10 बार कर देंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो समस्या का समाधान उस मोटिवेशन से मिले। मोटिवेशन आपको कार्य को ज्यादा करवा सकता है, लंबी देर तक करवा सकता है, लेकिन नहीं करवाएगा। लेकिन समस्या का समाधान मिल जाए ये तो जरूरी नहीं है ना। मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सवालों को हल करने हैं, इसलिए बकवास को बहुत ध्यान में रखना है। इसलिए
ये भी हो गया ना। सिलेबस का कितना प्रतिशत तैयार करना है? 100%। कितना? ज़्यादा से ज़्यादा चाहो तो अंग्रेजी के 3 सवाल छोड़ सकते हैं। अंग्रेजी कितनी का आती है आपके? 18 नंबर की नहीं छोड़ने हैं। फर्स्ट ग्रेड वालों को सलाह देता हूँ, उनके 4 ही सवाल आते हैं, इसलिए उनको कहता हूँ तुम छोड़ दो, क्योंकि उनके क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं। 150 उस पेपर में होते हैं, 75 उस पेपर में होते हैं। उनमें से 4 सवाल की तैयारी छोड़ दे। नहीं छोड़नी है, नहीं छोड़नी। आप कितनी भी मेहनत कर लोगे ना, वर्टिकल से क्वेश्चन नहीं आएगा, हॉरिजेंटल से आएगा। ये 20 टॉपिक है ना, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके सिलेबस के आपके 100-125 टॉपिक है। उनको आप ऐसे याद करना, हॉरिजेंटल से। वर्टिकल में मत करना, गहराई में मत उतर जाना। सामान्य सामान्य जानकारी सबकी होगी ना, तो वर्टिकल से 80% सवाल आते हैं हॉरिजेंटल से, और इस वर्टिकल से 20% सवाल आते हैं। मेरिट 70 पर ही रहती है, गहराई में उतरने की जरूरत ही नहीं है। ये आपसे, ये कंपटीशन केवल ये नहीं देखता आप में नॉलेज कितना है, आपसे ये देखता है कि आप में धैर्य कितना है, आप में निर्णय क्षमता कितनी है, आप प्रश्नों को छोड़ना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। मौका देती है वो कि छोड़ दे इन्हें, एक्स्ट्रा इन्हें क्या कर दें, छोड़ दे। आ जाओ इधर, नहीं तो बकवास ज़्यादा हो जाएगी। ट्रिक याद करें जब तक तो चीज़ याद हो जाती है। हाँ सही कह रही है, देखो कृतिका मेरे पक्ष में आ गई है। सही कह रही। कल नाराज हो गई थी कृतिका मेरे से, कॉम्प्लेक्स में हुई थी क्या? तो कल तो आई ही नहीं थी कृतिका फिर, है ना? हाँ, कॉम्प्लेक्स में नाराज हो गई थी, क्योंकि क्या कर दिया था? हाँ अच्छा, वहाँ वो मोल भाव करने आ गई थी। लिखो तो, लिखो। चेतन मन, चेतन मन। अरे तो विक्रम भाई, इसके या तो ऑप्शन लिख के भेज। ऐसे सवाल में सब्जेक्टिव सब पेपर थोड़ी आया था आपके। इसके ऑप्शन लिख के भेज, या सवाल पूरा भेज, या तुझे समस्या है वो भेज। हैं? पिछली 3rd ग्रेड में प्रश्न, जन्म के समय एक नवजात शिशु का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत होता है? 21 से 25%। हमने क्या लिखा है? 1/5 कितना होता है? 20%। क्या उसमें ऑप्शन में ऐसे था क्या 21 से 25, 19 से 25, 22 से 24? बहुत गैप देता है अगला। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस ऊपर नीचे तो उतरना पड़ेगा ना यार। अब आप कहोगे 1/5 भाग को तो बदल के नहीं दिया आपने, अब यार वो तो खुद को ही करना पड़ेगा ना यार। रोज सोचती हूँ अब कमेंट नहीं करूंगी, बट दिल है कि मानता नहीं। लिखो। अरे रुक जाओ। हैं? कृतिका मुझे लगता है संवेगात्मक रूप से अस्थिर भी हो। कल ज्यादा डांट दिया था ना। ओ वो तो सरकार को ज्ञानी चाहिए या समझदार? सर ऐसा क्यों लगता है पढ़ने के बाद भी याद नहीं है? सरकार को ज्ञानी चाहिए या समझदार? सरकार को केवल समझदार चाहिए, जो समझदारी से पेपर को हल कर ले। हाँ, समझदारी से पेपर को हल कर ले। ज्ञानी नहीं चाहिए, वहां काम करने वाला चाहिए। सरकार ये चाहती है कि डिपार्टमेंट में जाने के बाद कोई सामने समस्या आई ना, तो उसका समाधान कैसे करते हैं, उस समस्या पर बहस नहीं करनी है। ऑप्शन में 25% फिक्स माना है सर। हाँ मान लिया भाई। और क्या थे ऑप्शन? और ऑप्शन दे भाई विक्रम, इसके और ऑप्शन क्या थे? पढ़ने के बाद भी याद नहीं है, हमेशा ही ऐसा लगेगा। कितना ही पढ़ लो जीवन में, हमेशा ही ऐसा लगेगा। जिस दिन पेपर देने जाओगे ना, उस दिन भी ऐसा लगेगा। एक बात जो होती है ना बेरोजगार के लिए, कि थोड़ा समय और मिल जाता ना, ये हमेशा ही बना रहेगा, ऐसे ही लगेगा। हाँ अरे तुझे मैं बता दूंगा, वही क्वेश्चन है क्या? ऑप्शन दे, ऑप्शन।
अरे मैं तो पूछ रहा हूं ऑप्शन। 15, 25, 40, 50। तो 40, 50 तो है ही नहीं, कंफ्यूज कहाँ हो ये? 15 और 25 में। और 15 होगा नहीं, 15 होगा नहीं, कितना होगा? 25 कर लेंगे। 20 नहीं है तो कितना कर लेंगे? मैंने लगभग मान लिया 1/5 भाग, 1/5। 1/5 भाग का मतलब क्या था? 20%। तो 20% को कहां पर ले जाएंगे? 25 तक। 15 पर आ गए तो फिर वो तो बिल्कुल वयस्क तक पहुंच गए ना आप, क्योंकि वयस्क का ही भी 12-13 होता है। बिल्कुल वयस्क का कितना होता है? 12-13 होता है। और शायद हमने ये बात भी दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही कि यार 1/2 तो नहीं होता है, इसका मतलब कम तो नहीं हो सकता ना 20% से, होगा तो ज्यादा ही ना, कम तो नहीं हो सकता। 1/7 का कितना परसेंट होगा? यदि 1/7 होगा तो है 1/7 है तो कितना प्रतिशत होगा? 14 पॉइंट ऊपर होगा। तो वो तो 14 पॉइंट का मतलब तो 15% तो किसका हो गया? वयस्क का हो गया। क्या? चलो क्वेश्चन बोल रहा है, फीलिंग तो वही है ना क्वेश्चन की, तो क्या है? प्रतिशत ही वो बता रहा है। मैंने कितना लिखवाया? 1/4 लिखवाया क्या? तो 1/5 लिखवाया तो क्या समस्या हो गई? तो इसमें तो क्या दिक्कत क्या हुई? तो मैंने गलत थोड़ी लिखवाया है। हाँ, कृतिका कह रही 1/4, 1/4, 1/4। आपने बाहर लिखवाया और एग्जाम में लंबाई पूछी थी। हैं? हाँ, एक ही बात है, माथा की एक ही बात है। इतना दिमाग मत लगाओ रे तुम, इतना दिमाग मत लगाओ। बाहर डॉक्टर नहीं बनाना है, मैं एमबीबीएस नहीं करवा रहा हूं आपको। और एक बात और ध्यान रखना, जो कंफ्यूज लगे ना उसको फाड़ के फेंक देना, उसको याद ही मत करना जीवन में। ये मेरी जिम्मेदारी है, कभी नहीं आएगा वो सवाल एग्जाम में। जो कंफ्यूज लगे ना आपको फेंक देना उसको फाड़ के, कि यहां पर कंफ्यूज है। आज तक मेरे जीवन में मुझे कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। जो सवाल मुझे लगता था ना ये कंफ्यूजन है, उसको मैं छोड़ देता था। पता नहीं क्यों हुआ, मुझे कंफ्यूजन हुआ ही नहीं आज तक। और यहां केवल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन चल रहा है, सारा सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, अब हो गया ना? बहुत लेट हो गए, बहुत बकवास कर ली। चलो, क्या लिखा है? चेतन मन लिखो, लिखो फिर लिखो। ये जागृत अवस्था है, शॉर्ट शॉर्ट में लिख दो। अब तक पहुंच जाते बहुत आगे तो। हाँ, अब तक हो ही जाता आराम से। ये जागृत अवस्था है, फिर लिखो ये वास्तविक अवस्था है, ये वास्तविक अवस्था है। फिर लिखो इस पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है, इस पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है। इस पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट लिखो इसके तहत, इसके तहत किसको सम्मिलित किया जाता है? इसके तहत तात्कालिक अनुभूतियों, इसके तहत तात्कालिक अनुभूतियों, प्रत्यक्ष विचारों, प्रत्यक्ष विचारों, घटनाओं, तात्कालिक अनुभूतियों, प्रत्यक्ष विचारों, घटनाओं आदि को सम्मिलित किया जाता है। अनुभूति मतलब एक्सपीरियंस है ना, अनुभव है अपने।
आदि को सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत तात्कालिक अनुभूतियों, प्रत्यक्ष विचारों, घटनाओं आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, फिर लिखो, यह तात्कालिक स्मृति होती है। लिखो, यह तात्कालिक स्मृति होती है। तात्कालिक स्मृति होती है। तात्कालिक स्मृति समझ गए ना? जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर होता है ना, वो सामने, वो तात्कालिक स्मृति है। और जैसे ही आपने उसको अनलॉक कर दिया, वो कहां चला जाएगा? अचेतन में चला जाएगा, फिर वो स्थायी मेमोरी में चला जाएगा। तात्कालिक अनुभूति है। लिखो, ये 1/10 भाग होता है। ये 1/10 भाग होता है। ये 1/10 भाग होता है। फिर दूसरा लिखो, नंबर 2, अचेतन मन। अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। अचेतन मन, इसमें लिखो, लिखो, यह सुषुप्त एवं अवास्तविक अवस्था है। यह सुषुप्त एवं अवास्तविक अवस्था है। सुषुप्त एवं अवास्तविक अवस्था है। इस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। इस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। इस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। लिखो, इसमें दुखद बातों, दुखद बातों, कटु अनुभूतियों, दुखद बातों, कटु अनुभूतियों, दमित इच्छाओं, दमित इच्छाओं एवं समस्त पूर्वानुभवों को, एवं समस्त पूर्वानुभवों को, समस्त पूर्वानुभवों को सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है। कितना होता है ये 9/10 भाग होता है। 9/10 भाग होता है। अगला लिखो, अर्धचेतन, 3 नंबर लगा के लिखना, अर्धचेतन ऑब्लिक अवचेतन। अवचेतन, सबकॉन्शियस, या इसे बोलते हैं प्री कॉन्शियस। सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस। सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस। इसमें लिख लो, यह चेतन एवं अचेतन के मध्य कड़ी का कार्य करता है। कड़ी, सांकड़, कड़ी का कार्य करता है।
इसी में लिखो, याद की हुई बातों को अचानक भूल जाना, अटक जाना, अटक जाना। कई बार कहते हैं ना, हमारा जीभ का आटो आएगो यार, मन याद तो वो कौन सो गांव है यार, ये वो अर्ध चेतन है ना। हाँ, ऐसे कहते हैं, मतलब अपने अचानक भूल जाना, अटक जाना है। हाँ, एवं हकला जाना, लेकिन प्रयास करने पर, हकला जाना लेकिन प्रयास करने पर चेतन में आ जाना, लेकिन प्रयास करने पर चेतन में आ जाना अर्ध चेतन के उदाहरण है, अर्ध चेतन के उदाहरण है। अच्छा, आपको मैंने शायद उस टाइम में नहीं लिखवाया होगा, ये अचेतन मन दो प्रकार का होता है, नहीं लिखवाया है ना पीछे। अचेतन मन कितना होता है, यहां आगे लिख लो अलग से, जरूरी नहीं है उस जगह ही लिखो, या आगे एक अलग लाइन में लिखो, अचेतन मन दो प्रकार का होता है। ये अचेतन, अनकॉन्शियस अचेतन मन दो प्रकार का होता है। इस तरह से दो प्रकार में बांट लो, एक हो जाएगा व्यक्तिगत अचेतन और एक हो जाएगा सामूहिक अचेतन। सामूहिक अचेतन, व्यक्तिगत अचेतन जो होता है, जो वातावरण से अर्जित, और सामूहिक अचेतन होता है वंशानुगत से प्राप्त अनुभव, और ये होंगे वातावरण से प्राप्त अनुभव। ऐसे दो भागों में बांट के लिख लो। इसको तो महत्वपूर्ण मानता है सिगमंड फ्राइड, और इसको महत्वपूर्ण मानता है युंग। ये बात लिखवानी थी मुझे आपको, युंग। हो गया क्या? लिख भी लिया क्या आपने? शायद मैंने एक दिन थोड़ा सा समझाया था ना आपको कि अचेतन में इच्छाएं दमित है ना। यदि हमने इस जीवन में आके वो इच्छाएं दमित की, हमारी इच्छाएं हैं और वो दमित हुई है, उसकी वजह से यदि हमारे चेतन में आ रहा है यार, उसकी वजह से हम डिस्टर्ब है, तो वो तो व्यक्तिगत अचेतन है। लेकिन यदि हमारे पूर्वजों की इच्छाएं हैं, वंशानुगत तरीके से हमारे यहाँ तक पहुंच गई है, वो अचेतन कौन सा होगा? सामूहिक अचेतन। ये सिगमंड फ्राइड कहता है सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है? व्यक्तिगत अचेतन। चाहे उसको सपना है, चाहे वो कार्य करें, चाहे वो मोटिवेट हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? व्यक्तिगत अचेतन। और युंग कहता है कि इंपॉर्टेंट क्या है? सामूहिक अचेतन। खुद का अचेतन कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये आपको एक लाइन लिखनी थी। ए लगा के आपने लिखा था स्थलाकृतिक संरचना, टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर लिखा था। बी लगा के लिखो, या फिर नहीं लिखना है? ईड ईगो सुपर ईगो तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, दोबारा थोड़ी पढ़ेंगे ईड ईगो सुपर ईगो को। क्या? हाँ, ईड ईगो और सुपर ईगो हमने लिखा तो है ना पीछे, बी लगा के एक जगह। अच्छा, अब इनको शॉर्ट में समझा दूंगा मैं आपको। एक लाइन भले ही उनके आगे लिख सकते हो आप, ईड के आगे एक शब्द लिख सकते हो।
मुझे बताओ, इड व्यक्ति की दमित इच्छाओं का भंडार है कि नहीं है? भाई यदि किसी व्यक्ति में इड उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब है उसकी बहुत सारी इच्छाएं क्या है, दमित है, और वो इन इच्छाओं को क्या करना चाह रहा है, पूर्ण करना चाह रहा है। इसलिए वो ईगो की नहीं सुन रहा है, सुपर ईगो की नहीं सुन रहा है। और ईगो जो है ना, वो समायोजन का आधार है कि नहीं है? ईगो बैलेंस रखता है कि नहीं रखता है? और मुझे बताओ, सुपर ईगो में उसकी इच्छाएं आज भी दमित हो रही है कि नहीं हो रही है? तो कुसमायोजन का आधार है कि नहीं है? सुपर ईगो किसका आधार है? कुसमायोजन का आधार। ईगो किसका आधार है? समायोजन का आधार। और इड क्या है? दमित इच्छाओं का भंडार। तो इड क्या है तो लिख लो, दमित इच्छाओं का भंडार। दमित इच्छाओं का भंडार। ईगो के आगे क्या लिख लोगे? समायोजन का आधार। समायोजन का आधार। और सुपर ईगो के आगे क्या लिख लोगे? कुसमायोजन का कारण या कुसमायोजन का आधार, एक ही बात है। कुसमायोजन का आधार। हो गए तैयार? अब सी लगा के क्या लिखोगे? मनोलैंगिक संरचना। लिखो, मनोलैंगिक संरचना के आगे एक शब्द लिखो, एक लाइन लिखो। देखो, फ्राइड ने इसकी 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। फ्राइड ने इसकी 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। इसकी 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। जिसे फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। जिसे फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। हमने लिखा है, फ्राइड ने इसकी 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसे फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। आपने एक सिद्धांतों की सूची बनाई थी ना, उसको निकालो, देखें सामने ही पड़ी है ना। कितने सिद्धांत लिखे थे? 9। पहला कौन सा लिखा था? किसका? दूसरा कौन सा लिखा? किसका? अब चाहे तो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत की कौन सी संरचना, मनोलैंगिक विकास या मनोलैंगिक संरचना पढ़ ले, या उन्हीं संरचनाओं को शॉर्ट में हम लोग क्या कह देते हैं, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि सिगमंड फ्राइड का बड़ा सिद्धांत है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, उसका एक पार्ट है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। चाहे तो मैं उन संरचना के अंतर्गत पढ़ लूं, चाहे मैं इस सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ लूं, बात एक ही हो जाएगी ना। तो अब नंबर 2 सिद्धांत लगाओ, उसको यहीं छोड़ दो। एक सिद्धांत पूरा हो गया है, एक सिद्धांत पूरा हुआ है। नहीं समझ में आया? एक बार लगाओ, देखिए क्या पता समझ में आ ही जाए। तो नंबर 2 लगा के लिखो, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने।
सिगमंड फ्राइड ने लिख दिया। अब देखो एक बार लिखना नहीं है, यदि मैं इसमें पहली लाइन ये लिखवाऊं, इसे सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत की मनोलैंगिक संरचना के नाम से जाना जाता है, बात वहीं आ जाएगी ना भाई, ऊपर पढ़ ले चाहे यहां पढ़ ले, बात एक ही है। तो अब हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्राइड का कौन सा सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है। ध्यान रखिएगा, देखिएगा ये क्या कहता है। पहले तो मैं मूल इसका मोटो समझा दूं आपको, इसका मूल मोटो क्या है। इसका मूल मोटो यह है कि सिगमंड फ्राइड किसको मानता है, काम प्रवृत्ति को। किसको मानता है, काम प्रवृत्ति। इस काम प्रवृत्ति के विकास को यह लैंगिक विकास की बात करता है। किसकी बात करता है, लैंगिक विकास। यह कहता है कि बालक का काम प्रवृत्ति का विकास, लैंगिक विकास, लैंगिक संतुष्टि, काम प्रवृत्ति की संतुष्टि बालक के मानसिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करती है। बालक के काम प्रवृत्ति की संतुष्टि, काम प्रवृत्ति की इच्छा, काम प्रवृत्ति सर्वाधिक प्रभावित किसको करती है, मानसिक विकास। फिर ये दूसरी भाषा में ये कह रहा है बालक के, बालक का मतलब तो समझते हो ना, छोटा बच्चा है, बालक के जन्म से ही काम प्रवृत्ति पाई जाती है। और यदि वो बालक बाल्यावस्था में, शेषवावस्था में, किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति की संतुष्टि ठीक ढंग से कर लेता है, उसका दिमाग उसके अनुसार ही विकसित होगा, उसका व्यक्तित्व उसके अनुसार ही विकसित होगा। पूरे जीवन में जो आगे जाकर लाइफ टाइम तक व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा ना, पर्सनालिटी, वो किस पर डिपेंड करती है, इस काम प्रवृत्ति पर डिपेंड करती है। कौन बताता है ये? इसलिए तो लोगों ने कहा सिगमंड फ्राइड बावड़ा हो गया क्या, तुम हो क्या रहा है, तुझे तू कहना क्या चाह रहा है। सिगमंड फ्राइड ने कहा तुम कुछ भी कहो, लेकिन सिद्ध कर दिया इसने कहा व्यक्ति की काम प्रवृत्ति ही व्यक्ति का व्यक्तित्व है, वही व्यक्ति का भविष्य। शेषवावस्था में काम प्रवृत्ति में यदि संतुष्टि ठीक ढंग से नहीं मिली है, पूरी उम्र भर उसका व्यक्तित्व उसे निरूपित होगा, वैसा ही उसकी पर्सनैलिटी होगी। बात समझ रहे हो ना। इसलिए इसके सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। इसका मतलब लैंगिक विकास और मानसिक विकास दोनों एक दूसरे पर निर्भर बताता है। यही मतलब हो गया ना मनोलैंगिक सिद्धांत। व्यक्तित्व इसी के अनुसार निरूपित किया जाता है। अब मैं इस सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई इसने, 5। लेकिन उससे पहले मैं इसकी बताऊंगा डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं। जैसे हमने आरटी पढ़े थे, याद है आपको? पहले हम उसकी परिभाषाएं पढ़ रहे थे कि बालक किसको कहेंगे, समुचित सरकार किसको कहेंगे, ताकि मैं आगे जाकर कोई नाम ले ना अवस्था में कि कामुकता का क्षेत्र ये होता है और इसमें स्थिरीकरण करने पर इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अब आप कहोगे ये स्थिरीकरण क्या है, इसलिए उनकी परिभाषाएं मैं पहले समझा देता हूं आपको। तैयार? चलिएगा, इसमें एक पहला ही शब्द लिख लीजिएगा, स्वमोह। स्वमोह जिसे आप लोग कहते हैं नार्सिसिज्म। क्या बोलते हैं? नार्सिसिज्म, स्वमोह। फ्राइड ने ऐसे शब्द काम में लिए हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं। स्वमोह, नार्सिसिज्म क्या होता है? सिगमंड फ्राइड कहता है कि स्वमोह का मतलब होता है बालक अपने आप से प्रेम करता है। किसे करता है? अपने आप में मस्त रहता है। प्यार ही करने के लिए उसको कोई दूसरा मिला ही नहीं है। किससे करता है? अपने आप से। और अपने आप में ही क्या रहता है? मस्त रहता है। बालक अपने आप में मोहित रहता है, अपने आप में मस्त रहता है। ये स्वमोह वाली प्रवृत्ति बालक में शेषवावस्था में ज्यादा पाई जाती है। कौन सी अवस्था में? देखो, याद करके देखो, छोटा शिशु होता है ना, उसको आपने छोड़ दिया ना, अब आप दिख रहे हो ना उसे उद्दीपक की तरह। भाई संसार की, जगत की कोई भी वस्तु जो उसे प्रेरित कर सके, उसके ध्यान को आकर्षित कर सके, वो उसके लिए उद्दीपक है। यदि आप उद्दीपक की तरह उसे नहीं दिख रहे हो तो अपने आप में मस्त रहता है, खेलता रहता है, मस्ती से बैठा रहता है। खिलौने से भी खेलेगा तो अपने आप में मस्त रहेगा, अपने आप से बातें करते रहेगा। इसको कोई लेना देना नहीं है किसी से भी। अपने आप से प्रेम करना, अपने आप में मस्त रहना स्वमोह कहलाता है। यदि ये स्वमोह की प्रवृत्ति ज्यादा पनप जाए तो व्यक्ति ऑटिज्म का शिकार होता है, स्वलीनता का शिकार होता है।
ज्यादा हो जाए, लिमिट से कम भी नहीं होना और लिमिट से ज्यादा भी नहीं होना। और सर्वाधिक कहां होती है? शेषवावस्था में। अब मैं आपको सिद्धांत में कभी भी लिखवाऊं ना कि यहां पर बालक स्वयं का शिकार हो जाता है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लिखो, स्वयं में लिखो, इसके अनुसार बालक स्वयं से प्रेम करता है, स्वयं मतलब खुद, इसके अनुसार बालक स्वयं से प्रेम करता है एवं अपने आप में मस्त रहता है। स्वयं से प्रेम करता है एवं अपने आप में मस्त रहता है। शेषवा अवस्था में यह प्रवृत्ति, शेषवा अवस्था में यह प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है। शेषवा अवस्था में यह प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है। एक लिखो, काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति देख लीजिए। अब एक मैंने शब्द लिखा है काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति ये सिगमंड फ्राइड कहता है कि बालक की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति है? स्वाभाविक। इसका मतलब मार्केट से खरीदनी नहीं पड़ी है, जन्मजात है। कैसी है? जन्मजात। ध्यान रखना है, काम प्रवृत्ति सिगमंड फ्राइड कहता है। और सिगमंड फ्राइड क्या कहता है? हम नहीं कहते हैं क्या? आप नहीं जानते कि इस बात को? काम प्रवृत्ति व्यक्ति में जन्मजात होती है, मतलब जन्म से लेकर आता है, हेरिडिटी से लेकर आता है। इस काम प्रवृत्ति को ही सिगमंड फ्राइड ने लिबिडो का नाम दिया है। किसका नाम दिया है? ये ठीक रहा, इसका नाम निकाल दिया इसने। अब मैं जब चाहे लिबिडो शब्द काम में ले चाहे काम प्रवृत्ति शब्द काम में ले, बात तो एक ही है ना। इसको क्या नाम दिया है? लिबिडो। स्वाभाविक होती है। बालक विभिन्न अवस्थाओं में, सिगमंड फ्राइड कहता है बालक विभिन्न स्टेज में, कौन सी स्टेज है? विकास की। विभिन्न अवस्थाओं में, जैसे शेषवावस्था, जैसे बाल्यावस्था, जैसे किशोरावस्था, विभिन्न कामुकता क्षेत्रों के माध्यम से, विभिन्न कामुकता क्षेत्रों के माध्यम से इस काम प्रवृत्ति की संतुष्टि करता है। क्या करता है? संतुष्टि, लिबिडो की प्राप्ति करता है। अब मैं ये भी समझाऊं, अलग अलग स्टेज में अलग अलग कामुकता क्षेत्र। एक शब्द मैंने काम में लिया, कामुकता। काम प्रवृत्ति और कामुकता में कोई अंतर होता है क्या? एक ही है क्या? काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन कामुकता कहलाता है। समझ पा रहे हैं? काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? कामुकता कहलाता है। काम प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति करना क्या कहलाता है? कामुकता। एक शब्द में याद हो गया ना आपको। अब देखिए सिगमंड फ्राइड क्या कहता है। सिगमंड फ्राइड कहता है कि विभिन्न क्षेत्रों से, शरीर के विभिन्न अंगों से वो प्रदर्शित करता है उसको। बात समझ पा रहे हैं ना? अलग अलग अवस्थाओं में, शेषवावस्था में अलग अंगों से प्रदर्शित करेगा, बाल्यावस्था में अलग अंगों से प्रदर्शित करेगा। अच्छा, आप लोगों के कहीं दिमाग में चल रहा होगा कि सिगमंड फ्राइड केवल सेक्सुअल ऑर्गन से बाहर नहीं निकला, केवल जन्नांगों से बाहर नहीं निकला। यह कहता है कि बालक अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग क्षेत्रों से इस लिबिडो की पूर्ति करने का प्रयास करता है। अलग अलग, जैसे उदाहरण से समझाऊंगा, वो पहली अवस्था में कहता है बालक मुख से लिबिडो की प्राप्ति कर रहा होता है, उसमें काम प्रवृत्ति पाई जाती है। वो काम प्रवृत्ति केवल सेक्स नहीं है, काम प्रवृत्ति बालक की शरीर में जो स्वाभाविक एनर्जी है ना, उस एनर्जी को लेने की, इस एनर्जी को देने की एक प्रवृत्ति होती है। यह कह रहा है अलग अलग कामुकता क्षेत्रों के माध्यम से उसका प्रदर्शन करता है। यदि इसके अनुसार, यदि उस लिबिडो की प्राप्ति,
लिबिडो की संतुष्टि, लिबिडो का प्रदर्शन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, तो बालक की इच्छाएं दमित हो जाती है। क्या हो जाती है? दमित। और दमित इच्छाएं होने के कारण बालक किसका शिकार होता है? कुसमायोजन का शिकार होता है। और ये कुसमायोजन जो बचपन अवस्था में हुआ है ना, ये पूरे जीवन में चलेगा। वो इच्छाएं जो दमित हो गई है ना यहां पर, अब वापस नहीं सुधारा जा सकता। अब भले उसके लिबिडो की पूर्ति कितनी करवा दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी इच्छाएं दमित रहती है। उसकी क्या रहती है? इच्छाएं। फिर उसमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। फिर देखिएगा यहां पर आके है ना, यहां पर आके एक समस्या हो गई। समस्या क्या हुई? सिगमंड फ्राइड और युंग दोनों लड़े। क्यों लड़े? इस कामुकता को लेकर। काम प्रवृत्ति तो समझ गए ना, काम प्रवृत्ति तो एक पाई गई एनर्जी, ऊर्जा है। इस ऊर्जा का प्रदर्शन करना है ना, वो क्या कहलाता है? कामुकता। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि बालक जो है ना वो कामुकता को सर्वाधिक, कामुकता सर्वाधिक होती है शेषवावस्था में। किसमें होती है? शेषवावस्था में। युंग ने कहा तेरा दिमाग खराब है, ये तो सर्वाधिक किसमें होती है? किशोरावस्था में। मुझे लगता है युंग भी नहीं समझ पाया इसको, शिष्य होने के बावजूद भी। देखिए क्या समझाना चाह रहा है ये। मैंने आपको एक बात बताई है, ध्यान से सुनना। ये सिगमंड फ्राइड कह रहा है कि कामुकता सर्वाधिक कहां होगी? शेषवावस्था में। जबकि युंग कह रहा है कामुकता सर्वाधिक कहां होगी? किशोरावस्था में। कामुकता क्या होती है? काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन। उदाहरण से समझाऊं, यदि मान लीजिए किसी बालक में काम प्रवृत्ति 100 पाई गई, यूनिट में ले रहा हूं मैं एक बार, काम प्रवृत्ति कितनी है? 100 पाई गई है शेषवावस्था में। किसमें? शेषवावस्था में। सिगमंड फ्राइड कह रहा है कि 100 की 100% वो उसको प्रदर्शित कर देगा, क्योंकि कामुकता क्या है? काम प्रवृत्ति कितनी है उसे लेना देना नहीं है। कामुकता जो है ना, इसका मतलब जितनी पाई गई है ना उतनी का प्रदर्शन कर देगा। सर्वाधिक हो गई कि नहीं होगी? भाई जो है ही नहीं वो तो प्रदर्शित कहां से करेगा? जितनी पाई गई है उसकी क्या कर देगा? उसमें जितनी है उसका प्रदर्शन कर देगा। युंग कहता है कि सर्वाधिक प्रदर्शन करता है किशोरावस्था में। मान लीजिए एक बालक में काम प्रवृत्ति किशोरावस्था में 100 पाई गई है, तो वो 100 की 100 यूनिट प्रदर्शित कर देगा। सिगमंड फ्राइड कहता है ऐसा नहीं होता है। काम प्रवृत्ति सर्वाधिक होती तो किशोरावस्था में है, लेकिन प्रदर्शित नहीं होती है। प्रदर्शित कहां होती है? सिगमंड फ्राइड कह रहा है काम प्रवृत्ति यदि शेषवावस्था में 100 यूनिट है तो वो 100 की 100 यूनिट प्रदर्शित कर देगा। कहां? शेषवावस्था में। किशोरावस्था में उसमें काम प्रवृत्ति 500 यूनिट है, तो उनमें से वो 200 यूनिट ही प्रदर्शित कर पाएगा। बात समझ गए ना? इसका मतलब कामुकता सर्वाधिक कहां हुई? वहां तो कितनी हुई है? 40%। यहां कितनी हो गई है? 100%। युंग कहता है कि नहीं, कामुकता सर्वाधिक कहां होगी? शेषवावस्था में, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में वो प्रदर्शित नहीं। इस बात को लेकर दोनों की लड़ाई होगी। अब दोनों मर गए, अपने कोई लेना देना नहीं है। अपने सवाल पूछा जाएगा, हल कर देंगे हम। अब हम इसके लड़ाई को सुलझा भी नहीं सकते। लेकिन हमने 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। इस कामुकता, ये जो लड़ाई हुई ना, ये किस पर हुई थी? शेषव कामुकता पर। किस पर हुई थी? शेषव कामुकता पर, क्योंकि सिगमंड फ्राइड कह रहा था शेषव अवस्था में सर्वाधिक होती है। इसलिए 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं अपने। लिखो, अगला लिखो, काम प्रवृत्ति। लिख लिया? लिखो, ये व्यक्ति में पाई जाने वाली स्वाभाविक, ये व्यक्ति में पाई जाने वाली स्वाभाविक ओब्लिक जन्मजात प्रवृत्ति है। ओब्लिक जन्मजात प्रवृत्ति है, जिसे फ्राइड ने लिबिडो की संज्ञा दी है। जिसे फ्राइड ने लिबिडो की संज्ञा दी है। फ्राइड ने लिबिडो की संज्ञा दी है। फ्राइड का मानना है कि
कंटिन्यू कीजिए। फ्राइड का मानना है कि बालक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में, फ्राइड का मानना है कि बालक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग कामुकता क्षेत्रों के माध्यम से, लिबिडो की प्राप्ति करता है। लिबिडो की प्राप्ति करता है, अलग अलग कामुकता क्षेत्रों से लिबिडो की प्राप्ति करता है। फिर अगली लाइन लिखिए इसमें, इसकी प्राप्ति नहीं होने पर अर्थात दमन होने पर, नहीं होने का मतलब दमन ही है ना, अर्थात दमन होने पर व्यक्ति कुसमायोजित होता है, फिर लिखो, अगला बिंदु लिखो, शेषव कामुकता। इसको लेकर फ्राइड एवं युंग में मतभेद था। इसी में कंटिन्यू लिखोगे, फ्राइड के अनुसार सर्वाधिक कामुकता शेषवावस्था में, जबकि युंग के अनुसार किशोरावस्था में पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, यही एक बिंदु और लिखो, स्थिरीकरण। अच्छा, स्थिरीकरण से समझ आएंगे, स्थिर होना, स्थित होना, फिक्स होना, फिक्सेशन बोलते हैं इसे। जैसे आप लोग 2 साल नौकरी करने के बाद विभाग में क्या हो जाते हैं, आपका फिक्सेशन हो जाता है, मतलब स्थायीकरण हो जाता है। ये स्थायीकरण है एक प्रकार से। क्या होता है, देखो फ्राइड कह रहा है कि बालक विभिन्न अवस्थाओं से गुजर रहा है ना, विभिन्न अवस्थाएं उसने अपनी अलग बताई है, 5 अवस्थाएं है तो बालक की ना। बालक विभिन्न अवस्थाओं से गुजर रहा है, प्रत्येक अवस्था में वो लिबिडो की प्राप्ति करना चाहता है। यदि उसे लिबिडो की प्राप्ति किसी भी अवस्था में आवश्यकता से कम या आवश्यकता से ज्यादा हो गई, दोनों ही चीजें घातक है। वो कहता है कि लेवल की होनी चाहिए। यदि आवश्यकता से कम हो गई या आवश्यकता से अधिक हो गई, तो वो जो कमी या अधिकता दोनों फिक्स हो जाती है उसके व्यक्तित्व में, और वो आगे चलकर उसमें बहुत सारे रोग उत्पन्न करती है, उसके व्यक्तित्व को निरूपित करती है। उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार का होगा। उसने वो बताया है, मैं लिखवाऊंगा आपको कौन से रोग होते हैं।
वो कहता है कि लिबिडो की प्राप्ति ना आवश्यकता से कम होनी चाहिए ना आवश्यकता से ज्यादा। यदि ऐसी स्थिति आती है तो उसको बोलते हैं स्थिरीकरण। क्या होती है? स्थिरीकरण। समझ जाएंगे? नींद आ रही है, लिखो लिखो। कब से लिबिडो की प्राप्ति कर रहा हूं और करवा रहा हूं, और आप है जो नींद ले रहे हैं। फ्राइड तो चिल्ला चिल्ला के मर गया। लिखो, हैं? क्या लिखा है आपने? स्थिरीकरण। हाँ, मतलब आप जैसे समझ रहे हैं वो नहीं है लिबिडो, बस ये कमियां यही रह गई हमारी, क्योंकि हमने फ्राइड को उल्टा समझ लिया। क्योंकि फ्राइड के लिबिडो को इंग्लिश में नाम काम प्रवृत्ति को सेक्सुअल एक्सटेंशन देना पड़ा अपने को, इसलिए हमने समझ लिया। लिखो, स्थिरीकरण में लिखो। लिबिडो की प्राप्ति आवश्यकता से कम, लिबिडो की प्राप्ति आवश्यकता से कम या अधिक होने पर, उसका स्थिरीकरण हो जाता है। स्थिरीकरण हो जाता है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। एक और लिख लें, लैंगिक ग्रंथियां। लैंगिक ग्रंथियां, पूरा सिद्धांत ही सोल्व हो गया है। लैंगिक ग्रंथियां, हैं? कितनी है? 2 लैंगिक ग्रंथियां कितनी है? एक का नाम क्या है? वेरी गुड, लिखना नहीं है, एक बार देखें। ओडिपस। और दूसरी कौन सी है? इलेक्ट्रा। ओडिपस क्या होती है? ओडिपस किस में पाई जाती है? बॉयज में। ये किस में पाई जाएगी? बॉयज में पाई जाएगी। ये किस में पाई जाएगी? गर्ल्स में पाई जाएगी। ओडिपस होती है ना, वो हमेशा स्त्री स्नेही होती है। क्या होती है? स्त्री से प्रेम करना। माँ स्नेह, मातृ तो स्नेह तो इसलिए क्योंकि बच्चा माँ के पास ज्यादा रहता है। माँ, मौसी, बहन, बुआ, कोई भी हो, स्त्री स्नेही, उससे वो अधिक प्रेम करेगा। और इलेक्ट्रा जो होती है ना, ये इलेक्ट्रा लड़की में पाई जाती है और ये पुरुष स्नेही होती है। भाई, पिता, चाचा, ताऊ, कोई भी है, वो उससे, उसके स्नेह का मतलब होता है प्रेम। और बाकी दूसरे से विरोध, एक दूसरे से विरोध। जैसे ओडिपस होती है ना, ये पितृत्व स्नेही होती है, सॉरी मातृत्व स्नेही होती है और पितृत्व विरोधी होती है। इलेक्ट्रा होती है ना, वो पितृत्व स्नेही होती है और मातृत्व विरोधी होती है। अब इसके कारण तो एक्चुअल लिख दिए, अब एक्चुअल कारण तो नहीं बता सकता है, लेकिन कारण तो उसने साइंस वाला लिख दिया, लेकिन फिर भी मैं इसको हल्का सा समझाऊं। ये ओडिपस और इलेक्ट्रा क्या है? मनोग्रंथियां। एक को ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एक को इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओडिपस और इलेक्ट्रा नाम ही है। ओडिपस एक राजकुमार था। ओडिपस कौन था? यूनान का एक राजकुमार था जिसकी मां का नाम था इलेक्ट्रा। वो अपनी मां से इतना प्रेम करने लग गया कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, और फिर मां और बेटे ने विवाह किया था और उस यूनान में राज किया था। अब आप सोच के देखिए, ओडिपस लड़के का नाम था। किसका नाम था? लड़के का। इसका मतलब वो मातृत्व स्नेही होगा कि नहीं होगा? पितृत्व विरोधी होगा कि नहीं होगा? उस रानी का नाम क्या था? इलेक्ट्रा। बताइए, वो पुरुष स्नेही यानी पितृत्व स्नेही होगी कि नहीं होगी? क्योंकि उसने प्रेम किससे किया है? एक पुरुष से किया है।
वो अलग बात है कि संबंध क्या थे, वो अलग बात है। इसलिए जो भी जैसी भी ऐसी स्थिति आती है ना, ये लैंगिक ग्रंथियां जब भी विकसित होती हैं तो इनको नाम क्या दिया जाता है, ओडिपस और इलेक्ट्रा नाम दिया जाता है। लिखो लैंगिक ग्रंथियां, लैंगिक ग्रंथियों में नंबर 1 लिखो ओडिपस, ओडिपस। ओडिपस डेस लगा के क्या लिखोगे, लिखो ये लड़कों में पाई जाती है, ये लड़कों में पाई जाती है। जो पितृत्व, जो मातृत्व स्नेही है वो पितृत्व विरोधी होती है। एक बार बंद करना। हाँ, कहां चल रहे हैं? ओडिपस आपने लिख लिया कि मातृत्व स्नेही एवं पितृत्व विरोधी, ठीक है। यह लड़कों में पाई जाती है और मातृत्व स्नेही एवं पितृत्व विरोधी होती है। फिर लिखो इलेक्ट्रा और उसको उल्टा लिख लेना है, इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा ये किस में पाई जाती है, ये लड़की में पाई जाती है। लड़की में पाई जाती है। और क्या होती है, ये पितृत्व स्नेही एवं मातृत्व विरोधी। हो गया, होती है। अब अलग से लाइन बदल के लिखो, हमने शब्दावली पूरी लिख ली है, अब अलग से लाइन बदल के लिखो। लिखो फ्राइड ने बालक के मनोलैंगिक विकास की, फ्राइड ने बालक के मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। फ्राइड ने बालक के मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिनमें 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है जिनमें अलग अलग कामुकता क्षेत्रों से, जिनमें अलग अलग कामुकता क्षेत्रों से बालक लैंगिक संतुष्टि, बालक लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करता है। बालक लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करता है, ठीक है। नंबर 1 लिखो मुख्य अवस्था। कौन सी अवस्था, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 12 या 18 माह है। इसको हम लोग बोलते हैं ओरल स्टेज। नंबर 1 लिखो मुख्य अवस्था 0 से 12 या 18 माह, कौन सी स्टेज बोलते हैं, ओरल स्टेज बोलते हैं। लिख दिया, याद रखनी है सारी बातें।
देखिएगा, ये पहली अवस्था है, या तो 1 साल तक या 1.5 साल, जन्म से लेकर बालक की बात बता रहे हैं। अच्छा देखिएगा, यहां पर है ना, बालक में कामुकता का क्षेत्र होता है मुख। क्या होता है? मुख। बालक में जो भी काम प्रवृत्ति होगी ना, वो उस काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन यानी कामुकता का प्रदर्शन मुख के द्वारा करेगा, और मुख के द्वारा वो लिबिडो की काम प्रवृत्ति की क्या करेगा? प्राप्ति, मतलब लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करेगा। छोटा बालक होता है, वो सिगमंड फ्राइड कहता है कि कोई भी वस्तु उसके हाथ में दी जाती है ना, कोई भी वस्तु उसको मिलती है ना, उसको डायरेक्ट वो किस में लेगा? सीधा, बिना सोचे समझे। वो अपने को तो लगता है कि यार ये बालक बिगड़ गया है, यार ये तो बदमाश हो गया है, यार जो भी वस्तु लेता है इसको डायरेक्ट मुंह से काट देता है। वो लिबिडो की प्राप्ति कर रहा है। किसकी प्राप्ति? मुंह में लेकर, उसको काट कर, उसको चबाकर, उसको दबाकर, उसको निगल कर, निगल भी जाता है कई बार, इसलिए बालक के मुंह में हम लोग छोटी मोटी जो वस्तुएं, ठोस वस्तुएं होते हैं वो नहीं देने देते हैं। काट कर, चबाकर, या मुंह में दबाकर, या फिर निगल कर, इन सारी क्रियाओं के माध्यम से वो बालक क्या कर रहा होता है? लैंगिक संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है। अच्छा छोटा बालक होता है ना, आराम से सो रहा होता है, जाके आप सीधे उसके गालों को यूं यूं मचकाते हैं, यूं, वो हंसेगा कि नहीं हंसेगा? आपको लग रहा है कि वो भुआ को पहचान गया इसलिए हंस रहा है। वो लैंगिक संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। कामुकता का क्षेत्र क्या है उसका? मुख है। यदि आप उसे गोद में लेओगे तो सीधा आपका कंधा पकड़ लेगा। यदि कई बार होता है ना, बालक अपना अंगूठा मुख में ही रखता है, प्राप्त करता जाता है, कोई भी सामान होगा ना उसके वो सीधा मुंह से काटने का प्रयास करेगा। ध्यान रखना, जो बालक ज्यादा काटने का प्रयास करता है ना, वो बालक लैंगिक संतुष्टि आवश्यकता से अधिक ग्रहण कर रहा है। और जो बालक, जिसका बालक हम और प्रोटेक्शन करते हैं और ध्यान रखते हैं, वो जैसे अंगूठा मुंह में लेता है, हाथ पकड़ के उसको कोई भी वस्तु जो हाथ में आती है ना, वो, अच्छा अपना मोबाइल फोन, आईफोन होता है ना, वो आईफोन, उसे लेना देना नहीं है आईफोन आपके कितने का है, कितना कीमती है। वो तो इस आईफोन को सीधा, देखा ना आपने से बालकों करते हुए, ये लैंगिक संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है। ये सिगमंड फ्राइड कहता है कि यदि इस अवस्था में फिक्सेशन हो गया, क्या हो गया? फिक्सेशन हो गया। फिक्सेशन का मतलब समझ गए ना? मतलब या तो आवश्यकता से कम या आवश्यकता से अधिक उसको लैंगिक संतुष्टि की प्राप्ति हो गई है, तो बालक आगे जाकर भविष्य में अपने मुंह को कभी शांत नहीं रख सकता है, या कुछ न कुछ चबाता रहेगा। चाहे गुटखा चबाए, चाहे सुपारी चबाए, चाहे च्युइंगम चबाए, चाहे धूम्रपान करें, चाहे घर में एक बार चने खाएं, एक बार मूंगफली खाएं, एक बार चिप्स खाएं, पूरे दिन भर चालू रहे। इसका मतलब उसमें लैंगिक संतुष्टि आवश्यकता से कम या अधिक हुई है। कब? 0 से 18 तक। और ध्यान रखिए इसका क्या हुआ है? स्थिरीकरण हो गया है। देखिए इसमें हम लोग स्थिरीकरण से बचने के लिए बालक को सामान्यतः ट्रेनिंग देते हैं। किसकी? स्तनपान छुड़ाने की। किसकी देते हैं? स्तनपान छुड़ाने की, मतलब फीडिंग बंद करवाने की हम ट्रेनिंग देते हैं उसको। कुछ बालक होते हैं ना जो 1-1, 2-2 मिनट में, 5-5, 7-7 मिनट में, जैसे वो शुअर के बच्चे होते हैं, वैसे भाग भाग के इन बातें पढ़ते हैं ना। और याद करके देखो, कुछ बच्चे होते हैं ना वो स्तनों को, और ये शिकायत हमेशा ही रहती है, एक महिला के स्तनों को काटता ही रहता है। वो महिला के स्तनों को काट रहा है, इसका मतलब वो अपने को लगता है कि यार वो काटने का, इसका मतलब ये उसकी आदत खराब हो गई। आदत खराब नहीं है, वो बेचारा सिगमंड फ्राइड कर रहा है, लिबिडो की प्राप्ति कर रहा है। उसे नहीं पता है कि इसे काटने से क्या होता है, लेकिन इसे पता है कि यदि चीज कोई भी मुंह में है ना, उसको मैं काटूंगा, उसको दबाऊंगा ना, तो मुझे संतुष्टि प्राप्त होगी। वो अपनी संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। इसलिए हम लोग इसे फीडिंग बंद करवाने की क्या करते हैं? ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर कुछ बालकों को देखा होगा, जिन बालकों को फीडिंग या तो 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने किसी कारणवश से इतनी हुई है और उसके बाद बंद हो गई है, स्तनपान इतना ही हुआ है, उन बालकों में सामान्यतः ऐसे रोग मिलेंगे आपको। या फिर कुछ ऐसे बालक होते हैं जो इतना बड़ा डांगरा हो गया 5 साल का, फिर भी रुकता नहीं है,
उसमें आपको इस प्रकार के रोग ज्यादा मिलेंगे। इसलिए उसे ट्रेनिंग किस बात की दी जाती है? स्तनपान छुड़ाने की। इसलिए स्तनपान दिन में समझदार महिलाएं होती है ना, जो ये तो नहीं जानती कि फ्राइड क्या होता है, लेकिन ये जरूर जानती है कि इससे व्यक्तित्व क्या हो जाएगा। यदि दिन में 15 बार 20 बार यदि 30 बार उसको स्तनपान करवा दिया ना, तो वो बच्चा का व्यक्तित्व संवेगात्मक रूप से अस्थिर होगा। फिर उसमें ADHD प्रकार वाले रोग आने लग जाएंगे। अति सक्रिय हो जाएगा वो। क्या हो जाएगा? अति सक्रिय। और यदि उस बालक को फीडिंग समय अनुसार करवाया गया तो उसमें देरीयता के गुण उत्पन्न होंगे। ये सिगमंड फ्राइड के अनुसार है, मेरे अनुसार नहीं है। लिख लो, मैं नहीं कहता हूं। ये बात अच्छी बताता है सिगमंड फ्राइड, बिल्कुल राइट बता रहा है, गलत बताता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ये गलत। लिखो, इसमें मतलब इस अवस्था में लिखो, इसमें बालक के कामुकता का क्षेत्र मुख क्षेत्र होता है। बालक के कामुकता का क्षेत्र मुख क्षेत्र होता है। कुछ बालक होते हैं जो भाग भाग कर भटका रहे, जो मिला उसके काट दिया। भविष्य में ध्यान रखना उनका, बहुत ध्यान रखना पड़ता है उनका भविष्य में। अच्छा, ये फिर हम जैसे राक्षस मिलते हैं उसको, जब वो ज्यादा किसी को काट दिया, शिकायत आने लगती है, तो फिर हम उसके पास जाते हैं, उसके पास जाके कहते हैं ये ले 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 काट ले। अब क्या काटे, वो हाथी की सूंड आपने मुंह में लगा दी है, बच्चा क्या काटेगा? आप बोले ले काट ले। कह रहे यार, ले लिखो, इसमें बालक के कामुकता का क्षेत्र मुख क्षेत्र होता है। अतएव सभी प्राप्त वस्तुओं को काटकर, चबाकर, दबाकर, निगलकर आदि क्रियाओं के माध्यम से लिबिडो की प्राप्ति कर रहा होता है। लिबिडो की प्राप्ति कर रहा होता है। नेक्स्ट लिखो, इस अवस्था में बालक को स्तनपान छुड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस अवस्था में बालक को स्तनपान छुड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्तनपान छुड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट लिखो, इसमें स्थिरीकरण होने पर, आप समझ गए ना स्थिरीकरण क्या है? इसमें स्थिरीकरण होने पर स्थिरीकरण दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, लैंगिक संतुष्टि कम या अधिक होने पर, है ना। स्थिरीकरण होने पर बालक आगे चलकर मतलब वहीं से 2 कदम नहीं चल के, जीवन की बात कर रहा है ये। बालक आगे चलकर चबाने जैसे रोगों से ग्रसित रहता है। चबाने जैसे रोगों से ग्रसित रहता है।
जैसे गुटखा, सुपारी, मिराज, च्युइंगम, धूम्रपान आदि। मुंह चलना चाहिए उसका, बस ये है। मिराज से नहीं चबाई जाती है क्या? हैं? हाँ, गणेश। हो गया। नंबर 2 अवस्था लिखो। नंबर 2, वेरी गुड। नंबर 2 अवस्था लिखो, गुद्दी अवस्था। कहां से कहां तक होती है? 12 या 18 माह से लेकर 3 वर्ष तक। इसे बोलते हैं एनल स्टेज। एनल स्टेज। एनल स्टेज। पहले थी ओरल स्टेज, अब कौन सी आ गई है? एनल स्टेज। देखिएगा, ध्यान से देखिए। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक का, कहां 1.5 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के बालक की बात कर रहा हूं मैं, तो उसको साथ में इमेजिन करते रहिए यदि ऐसा बालक आपने देखा है तो। इस अवस्था में बालक के कामुकता का क्षेत्र गुद्दा क्षेत्र होता है। कामुकता का क्षेत्र क्या होता है? गुद्दा क्षेत्र। और वो मल मूत्र विसर्जन जैसी क्रियाओं के माध्यम से, मल मूत्र विसर्जन जैसी क्रियाओं के माध्यम से लिबिडो की प्राप्ति करता है। मल मूत्र विसर्जन जैसी क्रियाओं के माध्यम से किसकी प्राप्ति कर रहा होता है? वो लिबिडो की प्राप्ति कर रहा होता है। अच्छा, आपने देखा होगा इस अवस्था का जो बालक होता है ना, वो जब चाहे ना, जब मर्जी हो तब कार्यक्रम आयोजित कर देता है। जो बालक ज्यादा समय कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं ना दिन में, इसका मतलब लिबिडो की प्राप्ति आवश्यकता से अधिक हो रही है। और जो बालक दबा के बैठे ना 2-3 दिन से, क्या हो रही है? कम हो रही है। दोनों में ही अवगुण है, दोनों ही रोग है। शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार इसी बीमारी से ग्रसित है। यार मैं नहीं जानता हूं। चलिए, हाँ, वो पहले वाली अवस्था की बात कर रहे हैं ना। हाँ, जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी, है ना? नहीं, वो इस अवस्था से, इस बीमारी से ग्रसित है वो। इधर आइए वापस। मल मूत्र विसर्जन जैसी क्रियाओं में वो आनंद लेता है। क्या लेता है? आनंद लेता है। अच्छा, आपने देखा होगा इस अवस्था में हम लोग बालक को वास्तव में इस क्रिया से बचाने के लिए कि स्त्रीकरण नहीं हो, इसके लिए उसे टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं। क्या देते हैं? टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग बोला जाता है इसे। टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब होता है मल मूत्र विसर्जन का प्रशिक्षण देते हैं। अब प्रशिक्षण का मतलब ये नहीं कि अपनी तरह आदेश निकाला फिर बोले इतने बजे से इतने बजे पढ़ाया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन घर वाले उसे सिखाते जरूर है। घर वाले उसे सिखाते जरूर है। बोले देख, इतना आनंद नहीं लेना है कि बेड दिन में 3 बार खराब हो। वो बालक आराम से मस्ती से वहीं सोता सोता हल्का सा आनंद ले रहा होता है, बेड खराब हो जाता है। इसलिए उसे सिखाया जाता है, प्रशिक्षण। अरे अब शहरों के लोग नहीं, गांवों के लोग हैं। मैं बताऊं वास्तव में एक्चुअल स्थिति देखो, वो थोड़ी सी अलग कहानी है कि फ्राइड, ये यूरोपीय पाश्चात्य कल्चर की बात कर रहे हैं, इसलिए वो बच्चे थोड़े से एडवांस है। अपने वाले बच्चों में ये अवस्था शायद 1-2 साल बाद में चलती होगी, थोड़ी सी देरी से चलती है अपने वाले बच्चों में। आप सोच के देखो, 3, 4, 5 साल का बच्चा होगा, सामान्यतः अपने मोदी जी तो अभी आए हैं, शौचालय तो अभी बने, और बन गए तो भी बच्चे शौचालय का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको सामान्यतः हम कहाँ भेजते हैं? बाहर भेजते हैं। और खेत में बहुत दूर नहीं भेजते हैं, ऐसा नहीं 2, 4, 5 किलोमीटर दूर चला जाए, बच्चा अपनी नजरों में रहे। हम अपना काम करते हैं, उस बच्चे को कहते हैं कि तू जा, हम अपना काम करते रहते हैं। अरे इसमें हंसी शर्म की क्या बात है? ये तो स्वाभाविक क्रिया आदमी की। इतना नहीं, इतने से नहीं। अब मान लीजिए हम अपने काम में लग गए, हमने ध्यान नहीं दिया, कोई भी खेत का काम कर रहे हैं, बच्चा थोड़ी देर हो रही है उठ के आगे बैठ रहा है, फिर थोड़ी देर हो रही है उठ के आगे बैठ रहा है।
भाई साहब घंटा आधा हो गया, 1 घंटा बीत गया, बच्चा ही नहीं रहा। घर वालों ने देखा, अरे क्या हो क्या गया? अरे वो कहते हैं भाई हो गया, आजा आजा। अब वो बच्चा सिगमंड फ्राइड के अनुसार इस गुद्दा क्षेत्र से मलमूत्र विसर्जन करके क्या कर रहा होता है? लिबिडो की प्राप्ति कर रहा होता है। यदि उसने अधिक कर ली या फिर आवश्यकता से कम कर ली तो दोनों ही स्थितियों में उसका क्या हो जाएगा? स्थिरीकरण हो जाएगा। और यदि स्थिरीकरण हो गया तो बच्चा आगे चलकर उसी अवस्था से लक्षण दिखाने शुरू कर देता है। उसका व्यक्तित्व या तो अव्यवस्थित हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा? या अति व्यवस्थित हो जाएगा, या तो बिल्कुल ढीला छोड़ दिया जाएगा, या बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा उसका व्यक्तित्व, अति व्यवस्थित। शायद आपने नहीं देखा होगा, अव्यवस्थित का तो मतलब है किसी भी कार्यों को, अपने जीवन को क्रमबद्ध तरीके से सेट ही नहीं कर पाता है, वो कार्यों को बिल्कुल कर ही नहीं पाता। अपने व्यक्तित्व उसका व्यवस्थित होता ही नहीं है। मतलब बात बात पे चिढ़ जाना, पता नहीं कौन सी बात पे मजाक मजाक में सीरियस हो जाना, समझ में नहीं आता है। 2 मिनट के लिए मूड ठीक, 2 मिनट के लिए मूड खराब। थोड़ी देर में जाकर देखें तो ये थोतरा फूला हुआ, थोड़ी देर में जाकर देखें खूब जोर जोर से हंसी आ रही है। अव्यवस्थित है ये। क्या है? अव्यवस्थित। अति व्यवस्थित का मतलब आपने शायद नहीं देखा होगा। कुछ कुछ मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनका इतना अति व्यवस्थित हो जाता है कि थोड़ी सी मान लीजिए हल्का सा उन्होंने कोई काम कर लिया, थोड़ी सी धूल लग गई ना, फिर जाएंगे अपने हाथ धोने, यहां तक डिटॉल से हाथ धोएंगे, यहां तक। और हाथ धोएंगे कम से कम आधा 1 घंटे तक। उनको लगेगा कि यार वो कचरा उतर नहीं रहा है यार, जो अभी हाथ लगा के आया हूं ना, यहां हाथ लगा लिया ना, फिर वो वापस जाएंगे। मतलब वो नहाएंगे भी नहीं तो घंटे 2-3 लगेंगे उनको। कुछ लोग अपने घरों परिवारों में ऐसे होते हैं, बंद करके बैठ जाते हैं, बच कितना ही बजाओ बोले ऊपर से, कह रहे मैं स्कूल जाना है, मुझे लेट हो रहा हूं, मैं ऑफिस जाना है। बोले जाना है तो जाना है, हम अंदर आ गए ना बस। मतलब अति व्यवस्थित है। और कुछ लोग होते हैं भागते हैं स्नान करने के लिए, पता ही नहीं लगता, मिनट लगती है 2, वो बार, वो भी अव्यवस्थित है। वो भी क्या है? अव्यवस्थित है। ना अति व्यवस्थित होना, ना अव्यवस्थित होना। यदि स्थिरीकरण हो गया तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा? जिद्दी, आक्रामक, धारणात्मक। कैसा बन जाएगा? देखो कुछ लोग होते हैं ना, इतने जिद्दी होते हैं, इतने जिद्दी होते हैं, कुछ भी कर लो नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे मतलब नहीं मानेंगे। बालक और व्यक्ति दोनों की बता रहा हूं। कुछ व्यक्ति होते हैं ना, इतने आक्रामक होते हैं कि एक बार अग्रेसिव हो गए। कहते हैं ना, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं ये नहीं देखता हूं बीच में मेरा बाप आ रहा है क्या, मैं उसको भी एक लठ। कैसे हैं? आक्रामक। धारणात्मक मतलब जिन्होंने एक बार धारण कर लिया ना कि मुझे ये करना है, मतलब करना है, वो धारणात्मक होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बस ये काम करूंगा तो मतलब करूंगा। अब चाहे उस आप उसे कितना ही समझाओ, अलग अलग प्रकार की धारणाएं बनाता रहेगा और उस काम में आगे बढ़ता रहेगा। जिद्दी, आक्रामक और धारणात्मक प्रकार का व्यक्तित्व कहां पर पाया जाए? किसके कारण होगा? इस अवस्था में स्थिरीकरण होने पर। लिखो क्या लिखा है आपने? गुद्दी अवस्था लिखो। इसमें कामुकता का क्षेत्र गुद्दीय क्षेत्र हो जाता है। इसमें कामुकता का क्षेत्र गुद्दा क्षेत्र हो जाता है। इसमें कामुकता का क्षेत्र गुद्दा क्षेत्र हो जाता है। फिर क्या होगा? तथा बालक मल मूत्र विसर्जन जैसी क्रियाओं के माध्यम से बालक मल मूत्र विसर्जन की क्रियाओं, मल मूत्र विसर्जन जैसी क्रियाओं के माध्यम से, विसर्जन जैसी क्रियाओं के माध्यम से लिबिडो की पूर्ति करता है। इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसमें मल मूत्र विसर्जन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें मल मूत्र विसर्जन का प्रशिक्षण दिया जाता है।
नेक्स्ट लिखो, इसमें स्थिरीकरण होने पर, इसमें स्थिरीकरण होने पर व्यक्ति का व्यवहार अव्यवस्थित या अति व्यवस्थित हो जाता है। अव्यवस्थित या अति व्यवस्थित हो जाता है, जिससे वह जिद्दी, आक्रामक या धारणात्मक प्रकार का व्यक्तित्व ग्रहण कर लेता है। जिद्दी, आक्रामक, धारणात्मक प्रकार का व्यक्तित्व ग्रहण कर लेता है। तीसरी अवस्था लिखो, लैंगिक अवस्था। 3 से लेकर 5 वर्ष, क्या बोलेंगे इसे, हैं? फैलिक स्टेज, लैंगिक अवस्था। लिखो, लिखो, इस अवस्था में कामुकता का क्षेत्र, कामुकता का क्षेत्र लैंगिक अंग हो जाते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन्स लैंगिक अंग हो जाते हैं। तथा बालकों में लैंगिक ग्रंथियों का विकास हो जाता है। तथा बालकों में लैंगिक ग्रंथियों का विकास हो जाता है। लैंगिक ग्रंथियों का विकास हो जाता है। लाइन बदल के लिखो, लैंगिक ग्रंथियों का विकास हो जाता है। लड़का ओडिपस के कारण अपनी मां से अधिक प्यार करता है। मां से अधिक प्यार करता है, जबकि लड़की इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। अर्थात उनके गोद में रहना अधिक पसंद करती है। अर्थात उनके गोद में रहना अधिक पसंद करते हैं। उनके गोद में रहना अधिक पसंद करते हैं। फिर लाइन बदल के लिखो, इन्हीं लैंगिक ग्रंथियों के माध्यम से बालक लिबिडो की पूर्ति करता है।
बालक लिबिडो की पूर्ति करता है। बालक लिबिडो की पूर्ति कर, छोटे बालक को देखा है ना आपने? बात किसकी कर रहा हूं मैं? 3 से 5, 3 से 5 के बालक में वो ग्रंथियां विकसित होती है। और आप याद करके देखो, लड़का होगा ना वो अधिक अपनी माँ, बहन या मासी, बुआ जो भी है उससे अधिक उसकी गोद में रहना चाहेगा। और लड़की होगी ना वो पिता, भाई, चाचा, ताऊ की गोद में अधिक रहना पसंद करेगी। और देखो इस अवस्था में बालक बड़ा क्यूट शाक होता है, क्योंकि ये प्रिय लगने वाली अवस्था होती है। हम बालक को खिलाते हैं, बालक आपको बताओ तो इस अवस्था में आपके ऊपर जब मर्जी होते हैं, जैसे यहाँ कंधे पे बैठ जाता है, कई बार यहाँ लटक जाता है ना, आपको यहाँ से पकड़ लेता है, ऊपर से गिरता है, इधर से गिरता है, उधर से गिरता है, अपने को लग रहा है कि यार बच्चा बहुत प्रेम कर रहा है। बच्चा लैंगिक लिबिडो की पूर्ति कर रहा है, लैंगिक ग्रंथियों के माध्यम से। बच्चा प्रेम नहीं कर रहा है। इस अवस्था में बालक आते आते हर किसी की गोद में जाने लग जाता है। जरूरी नहीं है वो विपरीत लिंग के ही जाए, ये जरूरी नहीं है, वो समांतर में भी जा सकता है, लेकिन ज्यादातर वो गोद में रहना पसंद करता है, ज्यादातर किसी के साथ खेलना पसंद करता है। स्पर्श के माध्यम से, केवल किसके माध्यम से? स्पर्श के माध्यम से वो लैंगिक संतुष्टि की क्या कर रहा होता है? पूर्ति कर रहा होता है। इसलिए यदि इस अवस्था में समझदार लोग होते हैं ना, समझदार बुजुर्ग, समझदार है, उनको नहीं पता है फ्राइड क्या है, लेकिन वो कहते हैं कि इसको ज्यादा गोद में मत रखा कर, पैदल चलने दे इसको। वो महिला को भी ये हिदायत देते हैं, पुरुष को भी ये हिदायत देते हैं। इस अवस्था में स्त्रीकरण हो गया ना, भविष्य में यौन रोग उत्पन्न होते हैं, या तो कम या ज्यादा होने से, दोनों स्थिति में। देखो इस अवस्था में स्त्रीकरण के कारण, इस अवस्था में स्त्रीकरण के कारण कालांतर में यौन रोगों की उत्पत्ति होती है। कालांतर में यौन रोगों की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? यौन रोगों की उत्पत्ति होती है। नंबर 4 लिखो, अव्यक्त या अदृश्य अवस्था 5 से लेकर 12 वर्ष, क्या बोलते हैं इसे? लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज क्या होता है इसमें? देखो लिख लिया ना लेटेंसी स्टेज। टाइम हो गया क्या? चलिए जल्दी आइएगा ना, ताकि एग्जैक्ट टाइम पर क्लास शुरू कर सके हम।